हरे कृष्णा एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। इसको समझने के लिए हम टोटल 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं और अगर आपने इन 5 क्वेश्चंस को कर लिया तो आपका हर एक कंसेप्ट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कवर हो जाएगा। आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जाम से पहले भी अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस को देख लिया ना तो बस किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले समझते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होता क्या है। इसको ना हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये है हमारा रामू जो मैगी का प्रोडक्शन कर रहा है। इसके लिए रामू ने 2 अलग अलग टाइप की फैक्ट्रीज लेके रखी है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगीज वो बनाता है। कभी आटे वाली बनाता है, कभी मैदे वाली बनाता है, कभी ज्यादा मसाले वाली, कभी कम मसाले वाली। जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहा है ना इन फैक्ट्रीज में, उनको स्टोर करने के लिए उसने 3 वेयर हाउसेज रख रखे हैं। और इन वेयर हाउसेज का काम है कि जहां भी कंट्री में रिक्वायरमेंट आएगी वहां सप्लाई करना। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, रामू क्या चाहेगा कि भाई हमारा इन फैक्ट्री से वेयर हाउसेज में अगर सामान पहुंचाया जा रहा है तो उसका खर्चा कम से कम लगे। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, रामू बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहा है और जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो अलग अलग टाइप का है। मतलब इस फैक्ट्री में अलग टाइप के प्रोडक्शन हो रहे होंगे, इस फैक्ट्री में अलग टाइप के प्रोडक्शन हो रहे होंगे। साथ ही रामू के पास अलग अलग वेयर हाउसेज हैं और हर एक वेयर हाउसेज की डिमांड अलग अलग होती है। इसको डिफरेंट टाइप के मैगी चाहिए होते हैं, इसको डिफरेंट टाइप के मैगी चाहिए होते हैं, इसको डिफरेंट टाइप के मैगी चाहिए होते हैं। इन दैट केस रामू कैसे डिसाइड करे कि भाई कौन से फैक्ट्री से कौन से वेयर हाउसेज में भेजना है ताकि मेरा खर्चा भी कम हो जाए, मेरी डिमांड भी फुलफिल हो जाए इस वेयर हाउसेज की, और मेरे पास जितना सप्लाई है उसी की मदद से मैं डिमांड भी फुलफिल कर दूं। कॉम्प्लिकेटेड है। ये कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की हेल्प लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हमको हेल्प करता है कि जितने भी आपके सप्लाई एरिया है ना, इन सप्लाई एरिया में आप जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसी प्रोडक्शन की मदद से हमारे डिमांड एरिया के डिमांड को फुलफिल करना। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता है, इसके लिए हम एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल प्रिपेयर करते हैं। इस मॉडल के अंदर आप फैक्ट्रीज मतलब जो भी आपके सप्लाई पॉइंट है उसको आप रोज में शो करते हो। वेयर हाउसेज मतलब जो भी आपके डिमांड पॉइंट्स हैं उनको कॉलम में शो करते हो, और जितना भी आपका शिपिंग का कॉस्ट पड़ रहा है पर मैगी टाइप उसको हर एक सेल में शो करते हो। तो हम एक प्रॉपर टेबल यहाँ पे फॉर्म करने वाले हैं। टेबल कैसे बनेगा उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी है जिसके पास 3 टाइप ऑफ फैक्ट्रीज हैं, O1, O2, O3। ये ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3 है। ठीक है, हुज डेली प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल आर रेस्पेक्टिवली 7, 9, 18 यूनिट्स ये प्रोडक्शन करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमारे पास 4 वेयर हाउसेज है, D1, D2, D3, D4। D डेस्टिनेशन को डिनोट करने के लिए बताया गया है, जिनकी कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज है 5, 8, 7, 14 यूनिट्स। सो दैट हमारा सारा का सारा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको यहाँ पे स्टोर किया जा सके। ठीक, कॉस्ट इन रुपीज पर यूनिट हमको दिया हुआ है। अगर आप ओरिजिन 1 से चारों वेयर हाउसेज में भेजते हो तो खर्चा पड़ेगा 19, 30, 50, 10। मतलब ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 का खर्चा 19 है, ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 2 का खर्चा 30 है, ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 3 का खर्चा 50 है, एंड ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 4 का खर्चा 10 है। सिमिलर वे में आपको ओरिजिन 2 से डिफरेंट वेयर हाउसेज में पहुंचाने का खर्चा दिया हुआ है और ओरिजिन 3 से डिफरेंट वेयर हाउसेज में पहुंचाने का खर्चा दिया हुआ है। हमने क्या देखा कि जो भी हमारे फैक्ट्रीज होंगे उसको हम रो में शो करेंगे। मतलब जितने भी सप्लाई पॉइंट्स हैं वो रो में शो होंगे। यहाँ पे किससे सप्लाई आ रहा है, O1, O2, O3 से आ रहा है, तो O1, O2, O3 को हमने रो में शो किया। वही किसको हम सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड किसके पास से आ रही है, वेयर हाउसेस से आ रही है, तो D1, D2, D3, D4 को हमने कॉलम में शो किया। जो आपका सप्लाई होता है वो आप एट द एंड लास्ट कॉलम में शो करते हो, जो आपका डिमांड होता है वो आप लास्ट रो में शो करते हो। ठीक है, तो हर एक हमारे वेयर हाउसेस की डिमांड यहाँ पे शो हो जाएगी, हर एक फैक्ट्री का सप्लाई हम यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, सो अगर आप देखो O1, O2, O3 से कितना सप्लाई आ रहा है, 7, 9, 18। सो हम यहाँ शो करेंगे 7, 9 एंड 18। D1, D2, D3, D4 से कितना डिमांड आ रहा है, 5, 8, 7, 14। सो 5, 8, 7 एंड 14। सबसे पहला काम, जब आप सारी सप्लाई सारा डिमांड लिख दोगे ना तो आपको चेक करना है कि ये दोनों टोटल सेम होने चाहिए, है ना। सो 7, 9, 18 दैट इज इक्वल टू 34, 5, 8, 7,
40 दैट इज इक्वल टू 34। तो हमारा यहाँ पे डिमांड और सप्लाई मैच कर रहा है। जब डिमांड और सप्लाई मैच करेगा तभी आप आगे की चीज़ें करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या खर्चे हैं यहाँ पे। तो अगर O1 से चारों वेयर हाउसेज में भेजा जा रहा है तो खर्चा पड़ रहा है 19, 30, 50, 10। तो O1 से D1 का खर्चा कितना है 19, आप यहाँ पे शो करोगे। O1 से D2 का खर्चा कितना है 30, हम यहाँ शो करेंगे। O1 से D3 का खर्चा कितना है 50, हम यहाँ शो करेंगे। O1 से D4 का खर्चा कितना है 10, हम यहाँ शो करेंगे। सिमिलर वे में O2 का खर्चा लिखेंगे हम। O2 से D1 का है 70, D2 का है 30, D3 का है 40 एंड लास्ट है 60। O3 में भी सेम हमको खर्चे दिए हुए हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पूरा फॉर्म होता है और उसके बाद आप इसको सॉल्व करते हो, है ना। तो हमने क्या किया, फैक्ट्रीज को मतलब सप्लाई पॉइंट्स को रो में शो किया, कॉलम्स में वेयर हाउसेस को शो किया मतलब डिमांड पॉइंट्स को शो किया, और जितना भी हमारा शिपिंग का कॉस्ट था पर मैगी टाइप उसको हमने सेल्स में शो किया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं आगे। हमने सबसे पहला प्रेजेंटेशन का काम खत्म कर दिया। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई हमारा सप्लाई और हमारा डिमांड सेम होना चाहिए, तभी आप आगे मूव करोगे, है ना। अगर सोचो सप्लाई और डिमांड सेम नहीं है तो क्या होगा। जैसे इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरा डिमांड जो है वो टोटल 90 आ रहा है, लेकिन मेरी सप्लाई कितनी है टोटल 100। इन दैट केस मैं आगे नहीं बढ़ सकती, पहले मेरे को इसको अनबैलेंस्ड को बैलेंस बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हम एक डमी कॉलम या रो ऐड करते हैं। यहाँ पे किस में कमी है, देखो 90 किस साइड आ रहा है, कॉलम्स में आ रहा है ना। डिफरेंट कॉलम्स में हमारा टोटल डिमांड 90 हो रहा है, तो यहाँ पे 10 कम है ना। ये जो 10 कम है उसको फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे जिसको हम नाम देंगे डमी कॉलम। ये डमी कॉलम में जो खर्चे हैं वो 0 शो होंगे और डिमांड की जगह पे हम 10 शो कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक नया इटरेशन यहाँ पे बनाया है जो कि एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को शो कर रहा है ना। यहाँ पे हमने 0, 0, 0 सारे खर्चों को 0 कर दिया है, लेकिन डिमांड में एज 10 का कमी था तो हमने 10 यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। ये डमी कॉलम का काम है हमारे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को बैलेंस करना सिर्फ, ठीक है। चलो, अगर आपके पास एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है तो उसकी मदद से आप इजीली फीजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फीजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे आप सारे कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल कर रहे हो। सारे कंस्ट्रेंट्स है क्या, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जितनी भी सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है वो सारी इस्तेमाल हो जाए, है ना। सप्लाई जितनी अवेलेबल है हम उससे ज़्यादा तो नहीं सब दे सकते ना हमारे कस्टमर्स को, तो हमारे पास जितनी सप्लाई अवेलेबल है हम उतने से ही काम चला रहे हैं, उतने से ही कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट कि भाई जितनी डिमांड आ रही है वो सारी फुलफिल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जितनी डिमांड आ रही है उससे कम आप फुलफिल कर रहे हो। तो आपने सारा सप्लाई इस्तेमाल कर लिया, सारी डिमांड फुलफिल कर ली, और साथ साथ ये फुलफिल करने के समय कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आई। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपने डिमांड हमारे पास थी 50 लेकिन आपने यहाँ पे 52 सप्लाई कर दिया। 50 की ही डिमांड थी ना, तो आप 52 क्यों सप्लाई कर रहे हो, है ना। एट द एंड अगर आप 52 सप्लाई कर दोगे तो 2 नेगेटिव हो गया यहाँ पे, तो कोई भी नेगेटिव वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, तब हम उसको फीजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। फीजिबल सॉल्यूशन में आपका सप्लाई जितना है उतना ही आप सप्लाई कर रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे। जितना डिमांड है उतना ही डिमांड को फुलफिल किया जा रहा है, जितना डिमांड है उससे कम हम नहीं फुलफिल कर रहे, साथ साथ कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो हम उसको बोलेंगे कि भाई हमने फीजिबल सॉल्यूशन अचीव कर लिया। कैसे निकाला जाता है हम आगे देखेंगे। अगर आपका कोई भी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है ना, तो वो फीजिबल सॉल्यूशन तो लेके आता ही है, साथ साथ वो बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन भी लेके आता है। बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे m + n - 1 या तो इक्वल है नंबर ऑफ एलोकेशन से, या फिर m + n - 1 मोर देन है नंबर ऑफ एलोकेशन से, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो m + n - 1 के इक्वल है। यहाँ पे m क्या होता है, m मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में हमारे पास कितने रोज हैं, 3 रोज हैं,
है ना, 3 फैक्ट्री है तो हमारे पास 3 रोज अवेलेबल है। और कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं, रोज को हम m से डिनोट करते हैं। तो m मेरे पास है 3, n मेरे पास है 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3 + 4 7 माइनस 1, हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, ये जो 6 आपकी वैल्यू आई, ये नंबर ऑफ एलोकेशंस के इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या होता है, हम ना अभी जब इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करते हैं ना, तो हम हर एक सेल में या फिर कुछ स्पेसिफिक सेल्स में कुछ वैल्यू एलोकेट करते हैं। तो जो भी आप वैल्यू एलोकेट कर रहे हो, वो सेल्स का काउंट की बात किया जा रहा है कि वो सेल्स का काउंट या तो इसके इक्वल होना चाहिए, m + n - 1 के इक्वल होना चाहिए, या तो आपका एलोकेशन m + n - 1 से कम होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अब कैसे फीजिबल सॉल्यूशन निकलता है, कैसे बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकलता है, उसको हम देखने वाले हैं विद आवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं विद डिफरेंट मेथड्स। हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के मेथड्स अवेलेबल हैं। पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट में हमारे पास 3 अलग अलग तरीके होते हैं। पहला मिनिमम रो कॉस्ट मेथड, दूसरा मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड, तीसरा मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड, एंड लास्ट हमारे पास मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब इनकी मदद से कैसे बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन आएगा, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, सो सेम क्वेश्चन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बना लिया है ना। अब देखो, यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की मदद से बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालने। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड बोलता है कि भाई जो भी आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा ना, उससे आप एलोकेशन चालू करोगे। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, 19, तो हम इससे एलोकेशन चालू करेंगे। एलोकेशन होगा कितना, तो आप अगर अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे डिमांड कितनी है, 5, सप्लाई कितनी है, 7, मिनिमम क्या है, 5। तो 5 को आप यहाँ पे एलोकेट कर दोगे, और यहाँ से 5 पूरा एलोकेट हो गया तो 5 कट जाएगा। यहाँ 7 था लेकिन हमने 5 ही एलोकेट किया, तो बचा कितना, 2। ठीक है, एज आपने डिमांड साइड का पूरा वैल्यू इस्तेमाल कर लिया, तो डिमांड साइड का ये पूरा का पूरा कॉलम कट जाएगा। ठीक, अब आपको देखना है नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारे पास ये 30 आ रहा है। ये 30 में हम कितना एलोकेट करेंगे, हम पहले चेक करेंगे डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। मिनिमम क्या है, सप्लाई मिनिमम है, क्योंकि सप्लाई अभी 2 ही अवेलेबल है, 5 था जो पहले ही एलोकेट हो गया है ना। और यहाँ पे 8 है, तो 2 मिनिमम है, तो 2 को हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे। एज 2 एलोकेट हो गया तो यहाँ से 2 पूरा कट जाएगा। यहाँ पे 8 था, हमने 2 एलोकेट कर दिया, कितना बचा, 6 बचा। एज 2 पूरा यहाँ से कट गया है, तो इसके सामने वाली रो आप पूरी तरीके से कट कर दोगे। ठीक, नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, 30, तो ये 30 को हम कट करेंगे। इसके सामने डिमांड है 6, सप्लाई है 9, मिनिमम क्या है, 6, तो 6 यहाँ पे आप एलोकेट करोगे। ये 6 पूरा कट गया, 9 में से 6 चला गया, कितना बचा, 3। ठीक, अब एज 6 पूरा एलोकेट हो गया तो इसके सामने वाला कॉलम हम पूरा कट कर देंगे। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है हमारे पास 40 के सामने 3 और 7, मिनिमम क्या है, 3 आप यहाँ पे एलोकेट करोगे। ये 3 कट गया, यहाँ 7 में से 3 गया, 4 बचा। एज 3 पूरा कट गया तो इसके सामने का रो पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, 70, यहाँ पे कितना एलोकेट होगा, 4 और 18। एज 4 मिनिमम है, हम 4 एलोकेट करेंगे, यहाँ से 4 कट करेंगे, यहाँ पे 14 बचा। एज 4 कट हो गया तो इसके सामने की हम रो को कट कर देंगे, बट द थिंग इज बाकी सारे रो कॉलम को कट कर देंगे, लेकिन बाकी सारे कॉलम की वैल्यू तो पहले ही कट चुकी है, तो फिर क्या काटना, हमको वापस काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, लास्ट हमारे पास ये आ रहा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यहाँ पे 14 एलोकेट हुआ, ये 14 कटा, ये 14 कटा। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो हमने क्या किया, सारे सप्लाईज की वैल्यू को कट किया, सारे डिमांड की वैल्यूज को कट किया और उसके हिसाब से एलोकेशन किया। हमने फीजिबल सॉल्यूशन किसको बोला था, एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे आप जितनी सप्लाई है उसको पूरा को इस्तेमाल कर रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं एलोकेट कर रहे। अगर आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी माइनस वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही, हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ कट गई। वहीं जितना डिमांड है आप उसको पूरी फुलफिल कर रहे हो, कोई भी डिमांड की वैल्यू छूट नहीं रही, हमारा सारा का सारा डिमांड एलोकेट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, और साथ साथ कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, तो हमने फीजिबल सॉल्यूशन अचीव कर लिया।
अब इसके बाद क्या आता है, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन होना चाहिए, या फिर m प्लस n माइनस 1 मोर देन नंबर ऑफ एलोकेशन होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास m कितना है, 3 है, n कितना है, 4 है, तो 3 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। एलोकेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एलोकेशन 6 है। इन दैट केस अगर आपका m प्लस n माइनस 1 भी 6 आ रहा है, एलोकेशन भी 6 है, तो हमने क्या किया, इसको इक्वल वाले कंडीशन से हमने बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन को अचीव कर लिया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे खर्चा निकालना चाहूँ कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे हमने बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन अचीव कर लिया है, वहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप देखते हो पर यूनिट कॉस्ट कितना है, वो हमको 19 दिया हुआ है कि हर एक यूनिट को एक आपकी फैक्ट्री से दूसरे वेयर हाउसेस तक पहुंचाने का खर्चा कितना है, इस केस में 19 है। हम कितने यूनिट्स पहुंचा रहे हैं, 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 19। सिमिलर वे में जहाँ जहाँ एलोकेशन हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे और टोटल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। 2 यूनिट्स 30 रुपीज़ का कॉस्ट, 2 इंटू 30 प्लस 6 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 40 प्लस 4 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू थी, हम एक बार इसको हटा के देख लेते हैं, है ना, 70, सो 4 इंटू 70, 40 इंटू 20, ठीक। तो जितनी भी जगह आपने एलोकेशन किया है उनको मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू यहाँ पे निकालोगे। 5 इंटू 19 इज 95 प्लस 60 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 280 प्लस 280, टोटल कर लो कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 1015। ये मेरा बन गया टोटल खर्चा, ठीक। ये हमने किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। अब हम दूसरे मेथड की तरफ जा रहे हैं जो है मिनिमम रो कॉस्ट मेथड। हम सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट जो हमारे बचे हुए 4 मेथड है उनके थ्रू देखेंगे। सबसे पहले मिनिमम रो कॉस्ट मेथड आ रहा है। मिनिमम रो कॉस्ट मेथड में आप सबसे पहले फर्स्ट रो को सिलेक्ट करोगे। फर्स्ट रो के अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसमें सबसे पहले एलोकेशन किया जाएगा। अगर उस एलोकेशन की मदद से आपके इस रो की सारी वैल्यू कट गई, बहुत बढ़िया, आप दूसरी रो में जा सकते हो। अगर इस रो की सारी वैल्यू नहीं कटी, फर्स्ट रो की सारी वैल्यू नहीं कटी, तो जब तक फर्स्ट रो की सारी वैल्यू नहीं कट रही आप नेक्स्ट रो में नहीं जाओगे, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट रो में हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 10 है। यहाँ एलोकेशन करेंगे हम 7 40, 7 एलोकेट किया जाएगा। यहाँ से 7 पूरा कट गया, यहाँ पे 7 बचा। एज 7 पूरा कट गया तो इसके सामने का रो हम पूरा काट देंगे। फर्स्ट रो पूरा कट गया, अब हम सेकेंड रो में जा सकते हैं। सेकेंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, 30। यहाँ पे 9 और 8, मैं 8 एलोकेट करूँगी, 8 कट गया, यहाँ पे 1 बचा, 8 एज कट गया तो सामने वाला कॉलम पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट, अभी भी मेरा सेकेंड रो की वैल्यूज बची हुई हैं तो मैं थर्ड रो में नहीं जा सकती, मेरे को सेकेंड रो को ही कट करना पड़ेगा। सेकेंड रो में नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू क्या है, 40। इसके सामने है 1 7, 1 मिनिमम है, 1 एलोकेट किया जाएगा, 1 यहाँ से कटा, यहाँ पे 6 बचा, ठीक। एज 1 कट चुका है तो सामने की रो पूरी कट जाएगी। अब हम थर्ड रो में जा सकते हैं। थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, 20 में हम एलोकेट करेंगे 7 और 18, 7 एलोकेट किया जाएगा, 7 कटा, यहाँ पे 11 बचा, ठीक। एज 7 आपने एलोकेट कर दिया है तो आप पूरी की पूरी कॉलम को काट दोगे, पर पहले से कॉलम कटी हुई तो हमको फिर से काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है 40। 40 में 5 और 11 क्या हम एलोकेट कर सकते हैं, 5 कटा, यहाँ पे बचा 6। नेक्स्ट 70 आ रही है, 70 में 6 एलोकेट होगा और यहाँ से 6 और 6 कट जाएगा, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज एलोकेट की विद द हेल्प ऑफ मिनिमम रो कॉस्ट मेथड। यहाँ पे भी आप m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस या फिर मोर देन एलोकेशन है वो देख सकते हैं हम, है ना। सो 3 और 4 ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम ही क्वेश्चन चल रहा है। 3 4 माइनस 1 ये हमारा आ रहा है 6। एलोकेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, एलोकेशन भी 6 है। तो यहाँ पे आपने बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन अचीव किया विद द हेल्प ऑफ इक्वल, मतलब m प्लस n माइनस 1 आपके नंबर ऑफ एलोकेशन के इक्वल है। टोटल खर्चा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 40
प्लस 5 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 70 प्लस 7 इंटू 20, 70, 240, 40, 200, 420 एंड 140। टोटल कर लो कितना हो रहा है। 1110। अगर आप नोटिस करो तो हमने जो पहला मेथड देखा उसके हिसाब से आंसर आ रहा था 1015 और यहाँ पे आ रहा है 1110। हर एक मेथड से यहाँ पे आंसर अलग अलग आता है क्योंकि हर एक मेथड का तरीका अलग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो है मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। यहाँ पे आपको सेम तरीका अपनाना है जैसे आपने रो के लिए अपनाया, लेकिन बस रो की जगह हम कॉलम में सेम चीजें करने वाले हैं। अगर आप नोटिस करो फर्स्ट कॉलम के अंदर हम सबसे मिनिमम वैल्यू को लेंगे, इसमें सबसे पहले एलोकेशन किया जाएगा। अगर इस एलोकेशन के बाद पूरा का पूरा कॉलम कट गया, बहुत बढ़िया, नहीं कटा तो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू में हम एलोकेशन करेंगे। ऐसे ही आपको नेक्स्ट रो में मूव करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू है 19 में कितना एलोकेशन होगा 7 5। आप 5 एलोकेट करोगे, 5 कट गया, यहाँ पे 2 बचा, एज 5 पूरा एलोकेट हो गया, ये कॉलम कट जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में हम आएंगे, नेक्स्ट कॉलम में मिनिमम है 8 और 18, 8 एलोकेट किया जाएगा, 8 कटा, यहाँ पे बचा 10, एज 8 एलोकेट हो गया तो ये पूरा कॉलम कट जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में 40 मिनिमम है जहाँ पे 7 एलोकेट किया जाएगा, 2 बचा, यहाँ पे 7 की वजह से सारा का सारा कॉलम कट गया। नेक्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू है 10, यहाँ पे 2 हमने एलोकेट किया क्योंकि 2 और 14 हमारे पास अवेलेबल था, यहाँ पे 12 बचा, ये 2 पूरा कट गया। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है 20, यहाँ पे 10 एलोकेट किया जाएगा, यहाँ पे अभी हमारे पास 2 बचा। लास्ट वैल्यू में हम 2 एलोकेट करेंगे और ये सारी वैल्यूज़ कट गई। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो बहुत ध्यान से आपको देखना है कि आपका सारा का सारा डिमांड की वैल्यूज़ कट रही हों, सारे के सारे सप्लाई की वैल्यूज़ कट रही हों और सारे आपके जो सेल की वैल्यूज़ हैं वो भी कट चुकी हों, है ना, तभी आपका पूरा एलोकेशन कंप्लीट होता है। अब हमने एलोकेशन कर दिया, हम m+n-1 वाली वैल्यू देख सकते हैं। m+n-1 6 आता है। नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। तो इन दैट केस यहाँ पे भी हमने बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन अचीव किया। ठीक, अब हम खर्चा अगर कैलकुलेट करें तो 5 × 19 प्लस 2 × 10 प्लस 7 × 40 प्लस 2 × 60 प्लस 8 × 8 प्लस 10 × 20, टोटल कितना खर्चा हो रहा है 95 प्लस 20, 280, 120, 64 एंड 200। टोटल इज 779। ठीक, ये है हमारा मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। जो भी मेथड हम ले रहे हैं ना उसको ऊपर में लिख लेना, ये है हमारा मिनिमम रो कॉस्ट मेथड। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है। अब मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स में ना हम रो और कॉलम के ऊपर नहीं फोकस करते, हम देखते हैं कि पूरे के पूरे मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अगर आप देखो पूरा का पूरा मैट्रिक्स देखना है ना, इसमें सबसे मिनिमम क्या है 8 है, तो 8 से हम एलोकेशन चालू करेंगे। 8 और 18, मिनिमम इज 8 एलोकेट किया जाएगा, 18 कट के 10 हो जाएगा और यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज कट जाएंगी। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 10, 7 और 14, 7 एलोकेट किया जाएगा, 7 पूरा कट गया, यहाँ पे 7 बचा, एज 7 एलोकेट हो गया तो ये पूरी की पूरी रो कट जाएगी। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है 20, यहाँ पे 7 एलोकेट होगा, ये 7 कटा, यहाँ पे 3 बचा। ठीक, नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 40 और अगर आप नोटिस करो तो 40 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कहाँ पहले एलोकेशन किया जाए, तो जहाँ आप ज़्यादा वैल्यू एलोकेट कर पा रहे हो ना उसको सबसे पहले कर लेना। तो यहाँ पे 40 के सामने मेरे पास 7 है और 9 है, मिनिमम क्या है 7, तो मैं यहाँ पे 7 एलोकेट कर पाऊंगी। इस वाले 40 में अगर आप देखो तो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, मैं क्या एलोकेट कर पाऊंगी मैक्सिमम 3, तो कौन सा बेटर है ये वाला, तो यहाँ पे हम पहले एलोकेशन करेंगे 7, 9 गया, हमारे पास 2 बचा। ठीक है, नेक्स्ट एज 7 पूरा एलोकेट हो गया तो ये वैल्यूज कट जाएंगी। यहाँ पे 40 है मिनिमम, अब तो 40 में अब हम एलोकेशन करेंगे 5 और 3, कितना एलोकेट होगा 3 एलोकेट होगा, यहाँ बचा 2, ये 3 पूरा कट चुका है। अब लास्ट वैल्यू बची है हमारे पास 70, जहाँ पे आप एलोकेट करोगे 2, ये 2 कटा और ये 2 कटा, तो हमने सारे के सारे डिमांड और सप्लाई फुलफिल कर दिए और सारी वैल्यूज़ को कट कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे m+n-1,
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन या फिर मोर देन एलोकेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो m प्लस n माइनस 1 तो 6 ही रहेगा, नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इक्वल है और इसकी मदद से हमने बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन अचीव किया। खर्चा कितना है टोटल 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 70 प्लस 7 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 40 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 20, ठीक है। 70 140 280 120 64 एंड 140 टोटल कर लो। $814 आ रहा है, ठीक। अब हम जा रहे हैं लास्ट मेथड की तरफ, दैट इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। नाउ दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझना कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक। हमने सेम टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रो पेनाल्टी। रो पेनाल्टी कैसे कैलकुलेट होती है देखना। फर्स्ट रो पेनाल्टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं हर एक सिचुएशन के लिए। यहाँ पे ना आपको एज रो की पेनाल्टी ले रहे हो, इस पर्टिकुलर रो की पेनाल्टी ले रहे हैं हम, तो इस रो के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू होगी, आप सप्लाई को छोड़ दोगे, सप्लाई को इंक्लूड नहीं करना है ना, सप्लाई को छोड़ के जो बाकी सारे वैल्यूज़ में मिनिमम वैल्यू होगी आप उसको लोगे। यहाँ पे 10 है और फिर आप देखोगे नेक्स्ट मिनिमम क्या है 19 माइनस 10 जो वैल्यू आएगी आप उसको रो पेनाल्टी में शो करोगे, दैट इज 9, ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन में देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू क्या है 30, नेक्स्ट मिनिमम क्या है 40 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 10, यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट 8 और 20 डिफरेंस इज 12। नेक्स्ट अब सेम चीज जैसा आपने रो के लिए किया वैसा ही आप कॉलम के लिए फॉलो करोगे। डिमांड वाला जो रो है उसको नहीं लेना, बाकी सारी वैल्यूज को आप लोगे, ठीक। सो इन सब में मेरे पास सबसे ज़्यादा मिनिमम है 19, नेक्स्ट मिनिमम है 40, तो 40 माइनस 19 इज 21। नेक्स्ट 8 एंड 30 कितना डिफरेंस है 22। 40 एंड 50 डिफरेंस कितना है 10 एंड 20 डिफरेंस इज 10, ठीक है। तो अब आपने सारी रो पेनाल्टी सारी कॉलम पेनाल्टी निकाल ली। अब इनमें से आपको देखना है सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है 22, तो इस 22 में आप सबसे पहले एलोकेशन करोगे। 22 के सामने जो कॉलम है, अब इस कॉलम में आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिनिमम वैल्यू क्या है 8, तो इस 8 को पकड़ के अब इसमें एलोकेशन किया जाएगा। कितना एलोकेशन किया जाएगा, सेम किया जाएगा जैसे आप अभी तक करते आए हो। आप क्या करते हो 8 और 18, सबसे ज़्यादा मिनिमम क्या है 8 है, तो 8 हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे, ये 8 कट जाएगा, ये यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक। एज 8 तुमने काट दिया है तो यहाँ पे सारे के सारा कॉलम का वैल्यू कट जाएगा, ठीक। अब फिर से हम पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे और ये पेनाल्टी आपको तब तक कैलकुलेट करना है जब तक आपका पूरा सप्लाई और डिमांड कट ना आ जाए, ठीक। देखो अब इस रो के अंदर अभी भी 10 मिनिमम है और 19 ही नेक्स्ट मिनिमम है, तो डिफरेंस अभी भी कितना आ रहा है 9 आ रहा है। नेक्स्ट एज 30 कट चुका है तो अब मिनिमम क्या हो गया 40, नेक्स्ट मिनिमम क्या हो गया 60, डिफरेंस कितना है 20। नेक्स्ट 20 40 डिफरेंस इज 20, 40 19 डिफरेंस इज 21। ये वाला पूरा का पूरा कॉलम कट चुका है तो इसमें अब आपको वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। 40 50 का डिफरेंस है 10, 20 10 का डिफरेंस है 10, ठीक। अब हमारे पास रो पेनाल्टी कॉलम पेनाल्टी में सबसे ज़्यादा पेनाल्टी किसकी है 21 सबसे ज़्यादा पेनाल्टी है, तो यहाँ पे अब आप एलोकेशन करोगे। इसमें एलोकेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए मोस्ट मिनिमम वैल्यू, है ना, दैट इज 19। 5 और 7 कितना एलोकेट करूँ, 5 एलोकेट होगा, 5 कट गया, यहाँ पे 2 बचा, एज 5 कट चुका है तो ये पूरा का पूरा कॉलम कट जाएगा। नेक्स्ट फिर से हम पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे। 50 10 डिफरेंस इज 40, 40 60 डिफरेंस इज 20, 70 20 डिफरेंस इज 50। ये हमारे पास कट चुके हैं, यहाँ पे अभी भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी अभी भी 10 का डिफरेंस है। अब सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा पेनाल्टी कितना है 50 है, तो यहाँ पे एलोकेशन होगा, किस में एलोकेट करोगे 20 पे एलोकेशन होगा। कितना एलोकेशन होगा 10 14, 10 हम एलोकेट करेंगे एंड 14 में से 4 हमारे पास बच गया। एज 10 एलोकेट हो गया तो ये वैल्यू कट जाएगी। फिर से हम पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे। 50 10 डिफरेंस इज 40, 20 यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा रो कट चुका है तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। 50 माइनस 10 40 10, 60 माइनस 10 50,
तो अब हमारे पास सबसे ज़्यादा पेनल्टी कितनी है 50। तो अब हम इस पर्टिकुलर कॉलम में एलोकेशन करेंगे। एज ये वैल्यू कट चुकी है तो यहाँ एलोकेशन नहीं होगा। हमारे पास मोस्ट मिनिमम क्या है 10 में मेरे पास एलोकेशन में कर सकती हूँ 4 का या तो 2 का। कितना एलोकेट करेंगे 2 हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे, ये वैल्यू कट जाएगी, ये भी वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक, एज 2 तुमने पूरा एलोकेट कर दिया तो ये वैल्यू कट जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा 40 और 60 दो ही वैल्यू बची है, तो इसमें से मिनिमम क्या है 40, इसमें एलोकेट कर दो, 7 एलोकेट होगा, 9 में से 2 हमारे पास बच गया। अब 60 में अगर आप एलोकेट करो तो 2 एलोकेट हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। हमको क्या चेक करना है कि सारी सप्लाई की वैल्यू कट चुकी हो, सारी डिमांड की वैल्यू कट चुकी हो और सारे सेल्स की जो मेन वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दी थी वो कट जाए। ठीक है, तो एज यहाँ पे हमने वो अचीव कर लिया। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल खर्चा कितना हो रहा है। पहले हम क्या देखते हैं m+n-1 नंबर ऑफ एलोकेशन के इक्वल है कि उससे ज़्यादा है ना। 1 2 3 4 5 6 एज 6 एलोकेशन है और 3 + 4 - 1 भी 6 है, तो यहाँ पे आपने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अचीव किया। टोटल खर्चा कितना है देखो 2 × 10 + 5 × 19 + 7 × 40 + 2 × 60 + 8 × 8 + 10 × 20 that is equal to 20, 95, 280, 120, 64 and 200। टोटल करो कितनी वैल्यू आ रही है, टोटल इज 779। ठीक है, तो हमने ना 5 अलग अलग मेथड से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया और टोटल खर्चा कैलकुलेट कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि हमने इतने सारे मेथड देखे, उसमें से खर्चा किसमें सबसे ज़्यादा कम आया है ना। सो यहाँ पे हमारे पास 4 मेथड के नाम लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड भी लिख रही हूँ और सबके यहाँ पे खर्चे शो कर रही हूँ। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में जो हमने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से खर्चा आया 1015। मिनिमम रो कॉस्ट मेथड में हमारे पास 1110 आया। मिनिमम कॉलम कॉस्ट में 779 आया। मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स में 814 आया और लास्ट मेथड में भी 779 आया। सबसे ज़्यादा मिनिमम खर्चा कितना है 779 है, जो 2 जगह पे आ रहा है। पहला है मिनिमम कॉलम कॉस्ट, दूसरा है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका हमने खर्चा निकाला है ना, उनको कौन सा मेथड प्रेफर करना चाहिए, या तो मिनिमम कॉलम कॉस्ट या तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हो ना तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है आपके लिए वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मिनिमम कॉलम मेथड में तो अभी आ गया आंसर, पर ज़रूरी नहीं है कि आगे भी यही वाला आंसर आ पाए, है ना। तो हम क्या प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं हर बार वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉलो करना, क्योंकि इसके थ्रू ऑप्टिमाइजेशन अचीव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब अभी देखो, अभी जो हम ये फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, ये टेबल बना के, ये अभी हमारा सबसे ज़्यादा मिनिमम खर्चा नहीं आया है। मिनिमम खर्चे तक पहुंचने के लिए आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, और ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपने उस मेथड को फॉलो किया ना तो उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन तक पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। इसीलिए आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो। हमने सारे खर्चे कैलकुलेट कर लिए। अब हम जा रहे हैं फिजिबल सॉल्यूशन समझने। हमको पता है फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है बताओ। जहाँ पे आपने सारा सप्लाई इस्तेमाल कर लिया है, जितना सप्लाई है उससे ज़्यादा नहीं कहीं पे भी एलोकेट किया, डिमांड जितनी थी पूरी फुलफिल की, उससे कम कहीं भी नहीं किया, और कोई भी नेगेटिव वैल्यू आपकी नहीं आ रही है, तो आप फिजिबल सॉल्यूशन पे पहुंचते हो। अब फिजिबल सॉल्यूशन के बाद हम क्या चेक करते हैं, m+n-1 या तो एलोकेशन के इक्वल होना चाहिए या तो m+n-1 मोर देन नंबर ऑफ एलोकेशन होना चाहिए, है ना। लेकिन पता है यार, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा m+n-1 लेस देन नंबर ऑफ एलोकेशन हो गया। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ रही है ना, तो मतलब समझ लेना आप ही ने कुछ गड़बड़ की है। आपने जो असाइनमेंट किया है डिफरेंट मेथड्स फॉलो करके, उसमें आपने गड़बड़ कर दी, है ना। तो आपको क्या करना है, रिकैलकुलेट करना है कैलकुलेशंस को अपनी। अगर आपको लग रहा है कि भाई हमने सब देख लिया, हमने हमारा सारा एलोकेशन सही है, फिर भी गड़बड़ हो रही है, तो आप डिफरेंट मेथड को इस्तेमाल करके देखो, क्योंकि m+n-1 इज लेस देन नंबर ऑफ एलोकेशन आ रहा है, तो इसके आगे आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए या तो हमारे पास आना चाहिए m प्लस n माइनस वन इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, या आना चाहिए m प्लस n माइनस वन इज मोर देन नंबर ऑफ एलोकेशन। अगर आपका m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन आ गया ना तो बहुत ही बढ़िया, आप डायरेक्ट ऑप्टिमाइजेशन पे जा सकते हो, डायरेक्ट अपने खर्चे को मिनिमाइज करने के ऊपर फोकस कर सकते हो। जब आपका m प्लस n माइनस वन नंबर ऑफ एलोकेशन के इक्वल होता है तो हम इसको बोलते हैं आइडियल सिनेरियो ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। इसको हम नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। लेकिन जब आपके पास m प्लस n माइनस वन मोर देन नंबर ऑफ एलोकेशन आ गया है तो हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। डीजनरेट इसलिए क्योंकि अभी भी आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है, अभी भी ये जो सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमम के लिए सही नहीं है। मैं अभी इस सॉल्यूशन की मदद से ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकती, तो यहाँ पे हमको एक और स्टेप फॉलो करना पड़ता है, हमको एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ता है। आर्टिफिशियल वेरिएबल हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हम m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन तक पहुंच पाए। अगर आप m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन पे पहुंच गए हो तो आप ऑप्टिमाइजेशन पे आप जा सकते हो। मतलब एट द एंड हमको ये समझ आ रहा है कि भाई m प्लस n माइनस वन इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन होगा तभी हम ऑप्टिमाइजेशन पे जा सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपको या तो डीजनरेसी करके उसको सही करना पड़ेगा या तो आपकी कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो गई है ना। तो हमको क्या चाहिए, m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। डन। चलो स्टेप नंबर 2 क्या होता है, अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नॉन डीजनरेट है, नॉन डीजनरेट मतलब आपका m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन आ रहा है जैसा हमारे पिछले क्वेश्चन में आ रहा था, तो आप कहाँ जाओगे, डायरेक्टली ऑप्टिमाइजेशन पे जाओगे। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम यूवी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यूवी मेथड होता क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी रिक्वायर्स फॉर द नेक्स्ट मंथ 300, 260, 180 टन्स ऑफ स्टोन चिप्स। तो यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट दी हुई है, मतलब क्या दिया हुआ है, डिमांड दिया हुआ है। कौन डिमांड कर रहा है, कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी के 3 कंस्ट्रक्शन साइट में डिमांड है, C1, C2, C3 डिमांड कर रहे हैं। स्टोन चिप्स प्रोड्यूस किया जाता है बाय द कंपनी एट 3 मिनरल फील्ड्स, ऑल द अवेलेबल बोल्डर्स क्रश किए जाते हैं चिप्स में। कोई भी अगर एक्सेस चिप बन जाता है तो उसको एक्स फील्ड्स बेच दिया जाएगा। द फील्ड्स आर M1, M2, M3। ये फील्ड्स हैं जहाँ पे प्रोडक्शन कितना किया जा रहा है, 250, 320, 280। तो ये मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरा सप्लाई दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम मिनरल फील्ड्स टू कंस्ट्रक्शन साइट वैरी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंसेस। जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इसकी मदद से यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बना सकती हूँ, है ना। ये एज मेरे सप्लाई वाले एरिया हैं तो ये हम शो करेंगे रो में, और एज C1, C2, C3 मेरे डिमांड वाले एरिया है तो मैं इसको कॉलम में शो करूँगी। जितना भी सप्लाई का वैल्यू होगा टोटल वाला वो आप यहाँ पे शो करोगे, जितना भी डिमांड का वैल्यू होगा आप यहाँ पे शो करोगे, है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमको चेक करना पड़ता है कि मेरा जो सप्लाई और डिमांड का कॉलम है वो मैच कर रहा है कि नहीं। 250 प्लस 320 प्लस 280 दैट इज इक्वल टू 850 आ रहा है मेरा यहाँ पे रोज़ का वैल्यू। कॉलम का देखो 300 प्लस 260 प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 740। तो मतलब भाई देखो 850 है मेरा सारा सप्लाई वाला वैल्यू, डिमांड है मेरा 740, तो कमी है तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डमी ऐड करना पड़ेगा। डमी कहाँ ऐड करोगे बताओ, तुम सप्लाई वाले साइड ऐड करोगे कि डिमांड वाले साइड ऐड करोगे। कम कहाँ हो रहा है, हमारे डिमांड साइड हो रहा है, तो डिमांड साइड में हम एक कॉलम ऐड करने वाले हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी टोटल में 110, और बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी 0। ठीक है, तो यही चीज़ करके हमने यहाँ पे एक पूरा नया मॉडल ड्रॉ कर लिया जहाँ पे हमने एक डमी कॉलम ऐड किया 0, 0, 0, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 110। ये हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमको डिमांड और सप्लाई को इक्वल बनाना है, उसी के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके आगे जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे किसकी मदद से करेंगे, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड की मदद से। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। रो पेनाल्टी कैलकुलेट करना है हमको, फटाफट से कर लो, हमने सीख लिया है ना। अब आपको पता है कि क्या करना है, तो जस्ट फॉलो द स्टेप्स और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड की मदद से आप फिजिबल सॉल्यूशन निकाल के बता दो फटाक से, है ना। फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक कर लेना कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक, चलो। सो 0, 6 डिफरेंसेस 6, नेक्स्ट 0, 4, 0, 5,
अगर कॉलम्स में हम देखें तो 5 और 7 2, 4 और 5 1, 6 और 5 1, 0 0 0। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेरे पास पेनाल्टी कहाँ आ रही है, 6 पे आ रही है। यहाँ पे एलोकेशन हम करेंगे, किस पे करेंगे, मोस्ट मिनिमम वैल्यू पे करेंगे, दैट इज 0। 110 250 कितना एलोकेट करें, 110। ये 110 कट जाएगा, ये 250 कट के हमारे पास सिर्फ 140 यहाँ पे वैल्यू बची। एज 110 कट चुका है तो यहाँ के सारे की सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी। नेक्स्ट पेनाल्टी हम कैलकुलेट करेंगे, 6 - 7 1, 4 - 5 1, 5 - 5 0। नेक्स्ट 5 - 7 ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मेरे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है 2। एलोकेशन किस में होगा, 5 में, एज वो मिनिमम वैल्यू है। कितना एलोकेशन होगा, 300 320। 300 हम एलोकेट करेंगे, 300 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 20 वैल्यू बचेगी, ये पूरा का पूरा कॉलम कट जाएगा। नेक्स्ट पेनाल्टी 7 - 6 1, 4 - 9 5, 5 - 5 0। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 1 और ये कट चुका है। ठीक, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है 5। यहाँ पे हम एलोकेशन करेंगे, किस में करेंगे, 4 पे करेंगे, 20 260। 20 यहाँ पे एलोकेट होगा, यहाँ पे बचा हमारे पास 240। एज 20 एलोकेट हो गया तो ये पूरा का पूरा रो कट जाएगा। ठीक, फोर्थ पेनाल्टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 7 - 6 1, 5 - 5 0, 7 - 5 2 एंड 6 - 5 1। 2 हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, किस में एलोकेशन होगा, 5 में एलोकेशन होगा। 240 280 कितना एलोकेट करोगे, 240 और यहाँ पे हमारे पास 40 बचेगा। ठीक, एज 240 एलोकेट हो गया, हम पूरा का पूरा कॉलम कट कर सकते हैं। अब मेरे पास दो ही वैल्यू है, मिनिमम क्या है 5 में हम एलोकेट करेंगे 40, हमारे पास बचा 140। ये 140 एलोकेट हो जाएगा 6 में, 140 कट गया। तो एट लास्ट आप देखो सारा डिमांड कट चुका है, सारा सप्लाई कट चुका है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमको क्या चेक करना है, m + n - 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन होना चाहिए, या फिर m + n - 1 मोर देन नंबर ऑफ एलोकेशन होना चाहिए। m + n - 1 कितना है, देखो m है 3, n है 4। डमी को भी इंक्लूड करना, ठीक है, डमी भी आपने कॉलम ऐड किया है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। सो 3 + 4 - 1 कितना हो रहा है, 6। नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन है। तो यहाँ पे मेरा m + n - 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन हो गया। तो अब मैं डायरेक्टली कहाँ जा सकती हूँ, ऑप्टिमाइजेशन पे जा सकती हूँ। ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, यूवी मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। यूवी मेथड होता क्या है, इसमें क्या करते हैं हम वो समझते हैं। हम यूवी मेथड के अंदर ना u और v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। u होता है रो के नंबर्स, v होता है कॉलम के नंबर्स। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको लेना पड़ता है Cij इज इक्वल टू ui + vj। ये एलोकेटेड सेल्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अभी सिर्फ सुन लो, ठीक है, फिर इसका जब कैलकुलेशन देखोगे सब समझ आ जाएगा। Cij मतलब होता है रिलेटिव लॉस फिगर ऑफ द सेल। रिलेटिव लॉस फिगर इज लाइक एलोकेटेड सेल का वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उसका रिलेटिव लॉस फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हो, Cij इज इक्वल टू ui + vj की मदद से आप ui और vj की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। जो भी ui और vj की वैल्यू आई उसकी मदद से आप अपॉर्चुनिटी लॉस या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फिगर्स कैलकुलेट करोगे फॉर अनएलोकेटेड सेल्स। कैसे कैलकुलेट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए जो भी अनएलोकेटेड सेल का Cij वैल्यू होगा, Cij वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू है ना, अनएलोकेटेड सेल का Cij वैल्यू माइनस जितना भी आपका ui और vj का वैल्यू है वो माइनस करोगे। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है या फिर जीरो है, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू आ रही है, बस जीरो हो या पॉजिटिव हो हमको चलेगा, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में आपने ऑप्टिमाइजेशन अचीव कर लिया। ठीक है, तो यही चीज़ हमको यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले क्या चाहिए हमको, u और v की वैल्यू चाहिए। अब उसके लिए ना मैं क्या करने वाली हूँ, ये सेम का सेम चीज़ हम आगे ड्रॉ करेंगे। बस यहाँ पे क्या है, हमने बहुत सारा कट कर दिया है, तो हम सेम मॉडल ड्रॉ करेंगे और सारे एलोकेशंस की वैल्यू वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, सो सेम मॉडल मैंने ड्रॉ कर लिया, जो जो एलोकेशन की वैल्यू हम लिख लेते हैं, 140 110 320, जहाँ जहाँ पे एलोकेशन है वहीं पे डालना है, 140 110 320। ठीक, 240 and 40, 240
एंड 40। ठीक, मैंने जैसा हमने सॉल्यूशन निकाला था सिर्फ उसको यहाँ पे लिखा है। अब इसकी मदद से हम क्या निकालने वाले हैं, u और v की वैल्यू। u जो होता है वो रो के नंबर्स होते हैं, तो u1, u2, u3 यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। v कॉलम के नंबर्स होते हैं, तो v1, v2, v3, v4 मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगी। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एलोकेटेड सेल्स की मदद से किया जाता है। एलोकेटेड सेल्स की जो Cij वैल्यू होती है वो इक्वल होती है ui और vj के। ठीक है, सो अगर मैं देखूँ फर्स्ट एलोकेटेड सेल कौन सा है, m1 c3। यहाँ पे एलोकेशन की है ना मैंने 140 की, तो ये मेरा एक एलोकेटेड सेल है। m1 c3 मेरा एक एलोकेटेड सेल है। इसकी Cij क्या होगा, Ci मतलब रो का वैल्यू, j मतलब कॉलम का वैल्यू, तो मैं इसको C13 लिख सकती हूँ, है ना। C13 इज इक्वल टू u, i मतलब होता है रो का वैल्यू दैट इज 1 एंड j मतलब होता है आपका कॉलम का वैल्यू दैट इज 3, है ना। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना है यहाँ पे, C13 इज इक्वल टू u1 प्लस v3। C13 की वैल्यू कितनी है, C13 की जो क्वेश्चन में दी थी वो वाली वैल्यू लेनी है, जितना आपने एलोकेट किया वो नहीं लोगे। ठीक है, सो 6 हमारी यहाँ पे C13 की वैल्यू है इज इक्वल टू u1 प्लस v3। अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए ना हम u1 को 0 ले लेते हैं और फिर बाकी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो फर्स्ट वाली वैल्यू, रो की फर्स्ट वैल्यू दैट इज u1 को ही 0 लोगे और उसके बाद ही कैलकुलेशन करोगे। ठीक, अब एज मेरा u1 0 है तो क्या मैं v3 की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ, आंसर इज यस। 6 इज इक्वल टू u1 हमारा 0 हो गया प्लस v3, तो v3 कितना हो जाएगा एट द एंड 6। ठीक है, तो v3 की वैल्यू हमको मिल गई। अब नेक्स्ट एलोकेटेड सेल कौन सा है मेरे पास, m1 डमी, m1 डमी। एज डमी अगर आप नोटिस करो तो ये फोर्थ कॉलम है हमारा, है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, रो है हमारा फर्स्ट और कॉलम है हमारा फोर्थ इज इक्वल टू u1 प्लस v4। ठीक है, तो C14 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 0। u1 की वैल्यू हमने पहले ही देख ली कि भाई इसको 0 मानना है, तो इसकी मदद से हम v4 की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। एज ये दोनों 0 हैं तो v4 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। v4 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट एलोकेटेड सेल कौन सा है हमारे पास, m2 c1, है ना, m2 c1। इससे हमारे पास क्या आ रहा है, c12 c21, है ना, क्योंकि पहले आप क्या लिखते हो, पहले आप रो का वैल्यू लिखते हो फिर कॉलम का वैल्यू लिखते हो, तो C21 आ रहा है हमारे पास, U2 प्लस V1 से ये बन रहा है। अब आप देखो पहले मेरे पास U2 है क्या, V1 है क्या, दोनों ही नहीं है, तो मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगी क्या, नहीं कर पाऊंगी। तो पहले ना हम क्या करते हैं, C21 में जो आपका ये वैल्यू है 5 वैल्यू, उसको बस लिख लेते हैं। जब हमको U2 या V1 इनमें से कोई एक की वैल्यू मिलेगी तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5 इज इक्वल टू U2 प्लस V1। नेक्स्ट एलोकेटेड सेल पे चलते हैं। नेक्स्ट एलोकेटेड सेल है हमारे पास M2 C2, M2 C2 दैट इज इक्वल टू C22 U2 प्लस V2। आपके पास U2 या V2 की वैल्यू है क्या, दोनों ही नहीं है, तो हम इसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेल पे। नेक्स्ट एलोकेटेड सेल है हमारे पास M3 C2, M3 C2। ये किससे बन रहा है, C32 से बन रहा है, मतलब U3 प्लस V2 आएगा यहाँ पे। U3 या V2 है क्या आपके पास, दोनों ही नहीं है, तो अब हमको नेक्स्ट सेल पे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह बनाते हैं ताकि यहीं पे हम कैलकुलेशन कर पाएँ सारे एलोकेशन वाली। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है M3 एंड C3, M3 C3 दैट इज C33 इज इक्वल टू U3 प्लस V3 से ये बन रहा है। C33 की वैल्यू कितनी है, 5 है, इज इक्वल टू U3 पता है क्या, नहीं पता। V3 पता है क्या, बिल्कुल पता है, हमने अभी कैलकुलेट किया है, 6 वैल्यू आ रही है ना। सो इसकी मदद से मैं U3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। 6 को मैं उधर लेके जाऊंगी तो 6 माइनस में हो जाएगा, -6 + 5 करोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, -1। ठीक, नेक्स्ट
अब मेरे पास U3 की वैल्यू अवेलेबल है, तो जहाँ पे आपने U3 लिखा है उस वाली वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। C32 कितना है? C32 5 है। 5 इज इक्वल टू U3 आपका कितना वैल्यू आया है? -1 प्लस V2। अब मैं अगर -1 को उधर लेके जाऊंगी तो कितना हो जाएगा? +1। 5 + 1 6 हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू 6। हमने V2 भी कैलकुलेट कर लिया, कितना है? 6। नेक्स्ट, अब मुझे V2 पता है, तो क्या मैं यहाँ से U2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ? आराम से निकाल सकते हैं। C22 कितना है पहले हमें वो देखना पड़ेगा। C22 हमारे पास है 4। 4 इज इक्वल टू U2 मुझे नहीं पता, V2 मुझे पता है 6 है। सो अगर मैं 6 को उधर लेके जाऊंगी तो -6 + 4 इज इक्वल टू U2 हो जाएगा। एट द एंड हमारे पास -2 वैल्यू आ रही है फॉर U2। ठीक, नेक्स्ट, अब मुझे U2 पता है तो मैं V1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। 5 इज इक्वल टू -2 U2 की वैल्यू है प्लस V1, तो -2 को उधर लेके जाओगे तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। डन। हमने सारे के सारे U और V की वैल्यू निकाल ली विद द हेल्प ऑफ एलोकेटेड सेल्स का कैलकुलेशन। ठीक है, अब एज हमको समझ आ गया कि भाई एलोकेटेड सेल्स की मदद से कैसे UV निकाला जाता है, तो मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं इसके बाद? तो देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। जब आप U और V की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हो तो इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी लॉस फिगर निकालना पड़ता है। कैसे निकलता है? अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू निकाल के। तो अनएलोकेटेड सेल के लिए अपॉर्चुनिटी लॉस अगर आपको निकालना है तो उनकी CIJ वैल्यू लेनी पड़ेगी, -UI + VJ करना पड़ेगा। जो वैल्यू आएगी वो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस बनता है। ठीक है, सो सबसे पहले कौन कौन से हमारे पास अनएलोकेटेड सेल्स हैं हम उनको लिख लेते हैं। M1C1, M1C2, M1C1, M1C2। नेक्स्ट M2C3, M2C4, M2C3, M2C4 बोलो या डमी बोलो, एक ही बात है ना, क्योंकि डमी को हमने 4th कॉलम पे डाल के रखा है। नेक्स्ट M3C1, M3C4, M3C1, M3C4। ठीक, अब इनका मुझे, ये क्या है? मेरे अनएलोकेटेड सेल्स। अनएलोकेटेड सेल्स का मुझे क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी लॉस चाहिए, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अपॉर्चुनिटी लॉस में I क्या होगा? 1। J क्या होगा? वो भी 1 होगा, क्योंकि I रो से डिनोट होता है और J कॉलम से डिनोट होता है। सिमिलर वे में यहाँ कितना होगा? 1 2, यहाँ 2 3, यहाँ 2, और डमी के लिए हम 4th कॉलम इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 1 3 4। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट कैसे होता है? अपॉर्चुनिटी लॉस के लिए हमको चाहिए CIJ कितना बनेगा? C11 माइनस U1 प्लस V1। नेक्स्ट में C12 माइनस U1 प्लस V2, C23 माइनस U2 प्लस V3। नेक्स्ट C24 माइनस U2 प्लस V4। नेक्स्ट C31 माइनस U3 प्लस V1, है ना, क्योंकि रो हमारा पहले I से डिनोट होता है, फिर उसके बाद J मतलब कॉलम की वैल्यू आती है। सिमिलर वे में C34 माइनस U3 प्लस V4। ठीक, तो अब आपके पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, बस यहाँ पे पुट करके आपको एट लास्ट अपॉर्चुनिटी लॉस निकालना है ना। सो C11 कितना है हमारे पास? 8 है। नेक्स्ट C12 है 7, फिर है 9 0 7 0, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, 8 7 9 0 7 0। अब U1 V1 इनकी वैल्यूज पुट करनी है। U1 इज 0, V1 इज 7, है ना। V1 की वैल्यू कितनी है? 7 है। नेक्स्ट U1 इज 0, V2 इज 6, U2 इज -2 and V3 is 6, U2 is -2, V4 is 6, V4 is 0. Okay, next U3 is -1 and V1 is 7, U3 is -1 and V4 is 0। तो अब मेरे को क्या करना है? बस वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। 8 - 7 कितना होगा? 1।
7 माइनस 6 कितना होगा 1, 9 माइनस माइनस 2 मतलब 9 प्लस 2 हो गया और माइनस 6 हो गया, तो 9 प्लस 2 11 माइनस 6 इज 5। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 वैल्यू आ रही है, 7 प्लस 1 माइनस 7 इज 1 एंड लास्ट में 1। अगर आप नोटिस करो तो जितने भी हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस की वैल्यू आई है वो सारी की सारी पॉजिटिव है ना, मतलब नॉन नेगेटिव है। और अगर नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उस केस में आपका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव कर लिया, जो हमारा ये सॉल्यूशन आया है वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो क्या मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल के बता सकती हूँ कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कितना खर्चा आ रहा है मेरा, है ना। इसके लिए आप ये ऐसा टेबल भी फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे टोटल कॉस्ट को इनटू करके नहीं निकाल के दिखाना होता है, उसके लिए प्रॉपर टेबल बनाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसका पूरा टेबल फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे भी एलोकेशंस हुई है उनकी वैल्यूज को आप लिखते जाओगे। M1 C3 M1 डमी, M1 C3 M1 डमी, M2 C1 M2 C2, नेक्स्ट M3 C2 M3 C3, इनका एलोकेशन कितना हुआ है 140 110 320, जिसका एलोकेशन है उसी के सामने लिखना, ठीक है। 240 40। अब मैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकाल सकती हूँ इजीली, कैसे निकलेगा, तो भाई 140 इंटू 6 110 इंटू 0, 140 इंटू 6 110 इंटू 0, नेक्स्ट 300 इंटू 5 20 इंटू 4, 240 इंटू 5 40 इंटू 5, ये आ रहा है हमारे पास 200 1200 80 1500 0 एंड 840। टोटल कर लो, टोटल इज 3820। ये हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या देखा, हमने पहले वोगल्स अप्रोक्सीमेशन की मदद से फिजिबल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला, फिर हमने देखा कि भाई m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन हो रहा है कि नहीं, एज इक्वल था तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डिजनरेट है, हम डायरेक्ट ऑप्टिमाइजेशन पे जा सकते हैं। फिर हम गए ऑप्टिमाइजेशन पे, जहाँ पे हमने u और v की वैल्यूज कैलकुलेट की और उसकी मदद से अनएलोकेटेड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली। एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सारा पॉजिटिव था तो हमारे पास हमने ऑप्टिमैलिटी रीच कर ली, ठीक। ऑप्टिमैलिटी रीच कर ली और ऑप्टिमैलिटी का खर्चा कितना है 3820 है, ये मेरा सबसे ज्यादा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेडीज फैशन शॉप विशेस टू परचेज द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ समर ड्रेसेस 1 2 3 4। क्वांटिटी हमको दिया हुआ है 100 200 450 एंड 150। वो क्या करना चाहते हैं, इसको परचेज करना चाहते हैं, तो मतलब ये क्या दिया हुआ है हमको, डिमांड दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरर्स कौन है, ABC है, तो ये मुझे क्या दिया हुआ है, सप्लाई दिया हुआ है। The shop expects the profit per dress to vary with the manufacturer as given below। मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है हर एक सिचुएशन का। एक बात बताओ यार, जब तुम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो क्या तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हो कि खर्चों को मिनिमाइज कर रहे हो? खर्चों को मिनिमाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है तो मुझे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। पर भाई जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो सिर्फ मिनिमाइजेशन कर सकता है, वो मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकता। तो अब क्या करें, तो इसके लिए ना इस प्रॉफिट मैट्रिक्स की मदद से हम एक लॉस मैट्रिक्स बनाते हैं। वो कैसे बनता है ये समझने से पहले एक नॉर्मल जो मॉडल हम बनाते हैं वो बना लेते हैं। मैंने जो भी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई थी उनको यहाँ लिख लिया, सारी सप्लाई की वैल्यूज लिख ली, सारे डिमांड की वैल्यूज लिख ली, है ना। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सप्लाई और डिमांड का टोटल 150 प्लस 450 प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 850, 100 200 450 150 दैट इज इक्वल टू 900। तो भाई मेरा डिमांड 900 है, सप्लाई 850 है। कहाँ कमी है, सप्लाई में कमी है। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, रो ऐड करूंगी कि कॉलम ऐड करूंगी?
रो ऐड करेंगे, एक डमी रो हम ऐड करेंगे जहाँ सारे प्रॉफिट की वैल्यू 0 होगी और सप्लाई वाली जगह पे आप 50 शो करोगे। ठीक, तो यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे की। अब ये तो भाई प्रॉफिट मैट्रिक्स है ना, हमको क्या चाहिए, हमको एक लॉस मैट्रिक्स चाहिए, तभी हम मिनिमाइजेशन कर पाएंगे और जो मिनिमाइजेशन से वैल्यू आएगी उसके थ्रू मैक्सिमाइजेशन किया जाएगा, है ना। तो अब इस प्रॉफिट मैट्रिक्स को मुझे लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस मैट्रिक्स के अंदर की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। सप्लाई और डिमांड को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5.5। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसको आप सारे सेल की वैल्यू से माइनस करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखोगे। सो क्या करना है, 5.5 माइनस 2.5 दैट इज 3, 5.5 माइनस 4 दैट इज 1.5, 5.5 माइनस 5 इज 0.5। ऐसे करके आपको हर एक सेल की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। हमने क्या किया, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको बाकी सारी वैल्यूज से माइनस किया। ठीक, ये करने के बाद हमारे पास एक लॉस मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब इस लॉस मैट्रिक्स के अंदर हम रो पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे एज पर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, चलो। सो सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू है 0.5, नेक्स्ट मिनिमम है 1.5, डिफरेंस कितना है 1। नेक्स्ट 0 2, डिफरेंस इज 2, 1 1, डिफरेंस इज 0। आई सजेस्ट यू कि ये वाला भी वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड आप खुद से करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में पकड़ बनेगी, है ना। खुद से सॉल्व करो और उसके बाद मेरा आंसर देखना। 5.5 ही है सारा, तो यहाँ पे एट लास्ट मेरे पास वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट 2.5 एंड 3, डिफरेंस इज 0.5, 1 एंड 1.5, 0.5 का डिफरेंस है। 0 एंड 0.5 का डिफरेंस है। 3 एंड 3.5, 0.5 का डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या है 2, तो यहाँ पे हम एलोकेशन करेंगे। इसके अंदर मेरे पास मिनिमम वैल्यू है 0 के सामने 450 और 450, दोनों जगह 450 है, तो मैं 450 यहाँ एलोकेट करूँगी, ये कट जाएगा, ये 450 कट गया, ये 450 कट गया। एज आपका कॉलम का वैल्यू भी कट गया, रो का वैल्यू भी कट गया, तो आप ये सारे कॉलम ये सारे रो की वैल्यू को काट दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये फर्स्ट हमने पेनाल्टी कैलकुलेट किया, अब सेकंड हम जा रहे हैं। यहाँ पे अब मेरे पास 1.5 और 3, डिफरेंस कितना है 1.5 का। ये वाला रो हमारा सारा कट चुका है। 1 एंड 3, डिफरेंस इज 2, 5.5 एंड 5.5, डिफरेंस इज 0, 3 3.5, डिफरेंस इज 0.5, 1 1.5, 0.5, ये कट चुका है। 3 3.5 इज 0.5। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये 2, तो यहाँ पे हम एलोकेशन करेंगे। सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू है 1, इसके सामने 200 और 250, कितना एलोकेट होगा 200 हम एलोकेट करेंगे। 200 एलोकेट हो गया पूरा, यहाँ पे बचा 50। एज 200 एलोकेट हो गया तो इसके सामने का कॉलम पूरा कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 3 एंड 3.5 इज 0.5, ये कट चुका है। 3 एंड 3.5 यहाँ पे भी 0.5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0.5 है, ये कट चुका है, ये कट चुका है, यहाँ भी 0.5 है। अब यार देखो हमारा सारे के सारे जगह 0.5 ही आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, अब हम जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको लेते हैं, पर मैक्सिमम वैल्यू 0.5 है लेकिन 4 जगह आ रहा है, कैसे एलोकेशन किया जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमने पहले भी देखा है ऐसी वाली सिचुएशन, लेकिन वो किसी और मेथड के अंदर थी। हम क्या करते हैं, अगर ऐसे सेम चीज़ आ जाती है ना, तो हम एलोकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जिसमें आप ज़्यादा एलोकेट कर पाओ। ठीक, तो 0.5 यहाँ पे है, इसके अंदर अगर आप देखो तो 3 सबसे ज़्यादा मिनिमम है। 3 के सामने है 100 और 150, मैं कितना एलोकेट कर पाऊंगी यहाँ पे 100 कर पाऊंगी। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ इसलिए कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितना कौन सी जगह पे एलोकेट हो रहा है। यहाँ पे 100 हो रहा है, अगर मैं ये वाली सिचुएशन लूँ तो इसके अंदर मैं कहाँ एलोकेट कर पाऊंगी, इस वाले 3 पे। इस वाले 3 पे कितना एलोकेट होगा 50 150, मैक्सिमम मैं यहाँ पे 50 ही एलोकेट कर पाऊंगी, है ना। अगर मैं ये वाला 0.5 लूँ तो इस 0.5 के हिसाब से वापस मेरे को ये 3 में ही एलोकेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे एलोकेशन 100 150 100 का ही हो पाएगा। अगर मैं ये वाली सिचुएशन लूँ तो मैं ये 3 में एलोकेट कर रही होंगी और यहाँ पर मैं मैक्सिमम 50 ही कर सकती हूँ। तो मेरे को कौन सा सिचुएशन लेना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो रहा है, किस में हो रहा है, ये वाले 0.5 या ये वाले 0.5 में, क्योंकि दोनों जगह पे यहीं पे एलोकेशन हो रहा है 100 का। तो मैं इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकती हूँ। ठीक है,
ये वैल्यू को हम हटा रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए हमने इसको लिखा था, इसको भी हम हटाते हैं अभी के लिए। हम कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, हम 0.5 वाला सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा एलोकेशन हो रहा है। आप इसको भी सिलेक्ट करोगे, इसको भी सिलेक्ट करोगे, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करो, ये वाली और ये वाली वैल्यू में से कोई भी सिलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलोकेशन यहीं पे होने वाला है और यहीं पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो 100 150 हम यहाँ पे 100 एलोकेट करेंगे, ये 100 कट गया, यहाँ पे 50 बचा और ये सारी की सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी। ठीक, अब मेरे पास ये लास्ट वाला कॉलम ही बचा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे मैं 50 एलोकेट कर दूंगी, यहाँ पे बचा 100, 50 एलोकेट हो गया, सारा रो जो है वो पहले से ही कट चुका है। अब मेरे पास नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है 3.5, यहाँ पे भी 50 एलोकेट होगा, यहाँ पे बचा 50, 5.5, यहाँ भी हम 50 ही एलोकेट करेंगे। डन। एज सारी की सारी सप्लाई और डिमांड हमने एलोकेट कर दी, तो हमारे पास ये बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन आ चुका है ना। अब बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं, कैसे चेक होता है, m + n - 1 या तो नंबर ऑफ एलोकेशन के इक्वल होना चाहिए या तो m + n - 1 मोर देन होना चाहिए, है ना। इस सिचुएशन में देखो m कितना है, 4 है, n कितना है, ये भी 4 है, सो 4 + 4 - 1 कितना होता है, 7। नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यार हमारे एलोकेशंस तो कम पड़ गए। अब m + n - 1 हमारा 7 है, नंबर ऑफ एलोकेशन हमारे पास 6 है। एज 7 6 से ज़्यादा है तो हम कहाँ पहुँच गए, डीजनरेट बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन पे। डीजनरेट BFS पे क्या होता है, आप इंट्रोड्यूस करते हो आर्टिफिशियल वेरिएबल ताकि आप m + n - 1 = नंबर ऑफ एलोकेशन पे पहुँच पाओ, और जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तभी आप ऑप्टिमाइजेशन पे जा सकते हो, है ना। अब कहाँ कितना आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा वो समझते हैं। उससे पहले आपको ये वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू आपने कैलकुलेशन किए, सारे एलोकेशंस कर लिए, उसको हम वापस से एक जगह साफ सुथरा लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ एलोकेशन कितनी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ ऐड किया जाएगा। आप नेसेसरी नंबर ऑफ अनएलोकेटेड सेल्स को एलोकेटेड सेल्स में कन्वर्ट करोगे। नेसेसरी नंबर मतलब क्या होता है, तो समझो यार, तुम्हारा यहाँ पे 7 आया है m + n - 1, नंबर ऑफ एलोकेशन 6 आया है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। डिफरेंस 1 है तो तुम एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करोगे। अगर डिफरेंस ज़्यादा होता तो जितना ज़्यादा होता उतने आर्टिफिशियल वेरिएबल हम ऐड करते। ठीक है, नाउ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कैसे किया जाएगा, इसके लिए आप स्टार्ट करोगे विद द लीस्ट वैल्यूड अनएलोकेटेड सेल्स। जो हमारे पास अनएलोकेटेड सेल्स है ना, उनमें से आपको लीस्ट वैल्यूड अनएलोकेटेड सेल को फाइंड आउट करना है और वहाँ पे चेक करना है कि कोई लूप फॉर्मेशन हो रहा है क्या। वही लीस्ट वैल्यूड अनएलोकेटेड सेल को आप सिलेक्ट करोगे जहाँ पे कोई भी क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन ना हो रहा हो। जो आपने लीस्ट वैल्यूड अनएलोकेटेड सेल सिलेक्ट किया जहाँ पे कोई भी लूप फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ पे आप असाइन करोगे एप्सिलॉन। ये जो साइन दिख रहा है वो एप्सिलॉन का साइन होता है। ये एक वैल्यू है जो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होती है और इसको हम न्यू एलोकेटेड सेल में असाइन कर देंगे। अब ये असाइनमेंट के लिए मुझे क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ये चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना भाई कि क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन होता क्या है, वो समझो। यहाँ पे ना क्लोज लूप फॉर्मेशन के लिए आप जो लीस्ट वैल्यूड अनएलोकेटेड सेल को सिलेक्ट कर रहे हो ना, आप वहाँ से स्टार्ट करोगे। वहाँ से आप लाइंस ड्रॉ करना चालू करोगे लूप बनाने के। लूप मतलब क्या होता है, ऐसा लूप होता है ना। लूप मतलब आप कंटिन्यूसली एक ही जगह घूमे जा रहे हो, एक ऐसा, उसको हम लूप बोलते हैं। तो ये लूप के लिए आपको लाइंस ड्रॉ करना है, लेकिन जो लाइंस आप ड्रॉ करोगे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही हो सकती है। मतलब या तो मैं ऐसे या तो मैं ऐसे जा सकती हूँ, लेकिन मेरा मर्जी कि मैं ऐसे घूम घूम के जाऊँ वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, और जितने भी आप टर्न्स लोगे ना वो सारे आप सिर्फ और सिर्फ एलोकेटेड सेल्स पे ले सकते हो। द लूप मस्ट बिगिन एंड एट द सेम लेवल, है ना। सेम सेल में वो लूप खत्म होना चाहिए, तभी तो वो लूप कहलाएगा, अदरवाइज वो लूप थोड़ा ना होता है ना। तो हमको चेक करना है कि हमारा जो लीस्ट वैल्यूड अनएलोकेटेड सेल है वहाँ पे ये क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन ना हो रहा हो। तो सबसे पहले हमारे मॉडल में चेक करते हैं कि लीस्ट वैल्यूड अनएलोकेटेड सेल कौन सा है। ये सारे हमारे अनएलोकेटेड सेल्स हैं, इसके अंदर लीस्ट वैल्यूड कौन सा है, 0.5। तो हम यहाँ से चालू करेंगे और चेक करेंगे क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, है ना। सो क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन के लिए आप अनएलोकेटेड लीस्ट वैल्यूड सेल से स्टार्ट करते हो और आप कहाँ मूव कर सकते हो,
सिर्फ और सिर्फ एलोकेटेड सेल्स में मूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ से गई एलोकेटेड सेल ये वाले पे। अब इसके बाद अगर मेरे को टर्न लेना है तो मैं सिर्फ एलोकेटेड सेल से ले सकती हूँ, मैं एलोकेटेड सेल में ही हूँ। और मैं कैसे टर्न ले सकती हूँ, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल ही जा सकती हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, ठीक। यहाँ से फिर से मैं टर्न ले सकती हूँ क्योंकि मेरे को एक और एलोकेटेड सेल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ से मेरे पास कहीं और जाने का रास्ता है क्या, बताओ? क्या मैं ये 100 वाली वैल्यू पे जा सकती हूँ क्या? नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की मदद से ही लूप फॉर्मेशन चेक करना है। एज यहाँ पे इससे आगे नहीं जा सकते, तो ये वाला तरीका तो काम नहीं कर रहा। दूसरा हम अपना के देख सकते हैं क्या, यहाँ से मैं यहाँ चले जाती हूँ, यहाँ से कहीं और जा सकती हूँ क्या? कहीं भी नहीं जा पाऊँगी। तीसरा हमारे पास हो सकता है कि भाई यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से फिर से तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इन दैट केस ये जो लीस्ट वैल्यूड अनएलोकेटेड सेल हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे कोई भी लूप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी जगह घूम के वापस मैं नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि एलोकेटेड सेल्स ही मुझे वैसा रास्ता नहीं दे रहे। इन दैट केस ये मेरा बन गया लीस्ट वैल्यूड अनएलोकेटेड सेल, जहाँ पे कोई भी लूप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और अगर यहाँ पे लूप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एलोकेट करना है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इन दैट केस इसका अगर आप टोटल खर्चा निकाल रहे हो ना, तो आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एप्सिलॉन असाइन कर दिया तो इसका खर्चा कैसे निकालें। इसका कोई खर्चा ही नहीं आएगा, आपको यही मान के चलना है ना। तो बहुत छोटी वैल्यू है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक। चलो, सो अब मैंने एक एप्सिलॉन असाइन कर दिया। अब चेक करके देखो, m + n-1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस हो रहा है क्या? m + n-1 कितना है? 4 रो 4 कॉलम, 4 + 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 7। एलोकेशंस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं m + n-1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन पे। तो अब मैं ऑप्टिमाइजेशन कर सकती हूँ, आंसर इज यस। तो चलो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ये रहने देती हूँ, है ना। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम यूवी मेथड फॉलो करते हैं। यूवी मेथड के लिए मुझे u और v की वैल्यूज चाहिए होती है, u1 u2 u3 u4, v1 v2 v3 v4। u1 की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 0, और इसके बाद कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। u1 0 ले लिया मैंने, तो क्या मैं इस वाले सेल की मदद से v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ? आराम से कर सकती हूँ। मुझे क्या चाहिए होगा? Cij इज इक्वल टू uy + vj, है ना। Cij यहाँ पे कितना है? 3 है। ui मतलब u1 + vj मतलब v1। u1 मैंने 0 लेके रखा है, तो v1 की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, v1 इज इक्वल टू 3। सिमिलर वे में अब हम डायरेक्टली करना सीख रहे हैं कि भाई हमको एलोकेटेड सेल्स की मदद से यूवी निकालने के लिए ऐसे बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ना चाहिए, हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाने चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, देखो हम जाएंगे नेक्स्ट एलोकेटेड सेल में, जो कौन सा है? 0.5, है ना। 0.5 मेरे को कहाँ तक पहुँचना है? 0.5 तक पहुँचना है। किसकी मदद से? u1 और v3 के प्लस की मदद से। u1 अगर 0 है, v3 मुझे नहीं पता है, और जो मेरा Cij है वो कितना है? 0.5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 + v3 इज इक्वल टू 0.5। तो v3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट द एंड? 0.5, ठीक। नेक्स्ट देखो, u1 0 है, यहाँ पे 3.5 एलोकेटेड है। 3.5 तक मेरे को पहुँचना है 0 और v4 की मदद से, तो v4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5, ठीक। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है u2, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, और यहाँ पे मुझे 0.5 पता है। u2 और v3 को ऐड करने से मेरा वैल्यू 0 आना चाहिए, पर भाई यहाँ पे तो 0.5 है। 0.5 + u2 को ऐड करके मुझे 0 चाहिए। इन दैट केस u2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.5, ठीक, -0.5। नेक्स्ट सेल आ रहा है हमारे पास u3 और v2। अगर आप देखो u3 v2 मुझे दोनों ही नहीं पता है, तो मैं ये वाला कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगी, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। u3 और v4 इनकी मदद से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू मुझे पता है। v4 3.5 है, u3 मुझे नहीं पता, और मुझे कहाँ तक पहुँचना है? 3 तक पहुँचना है। तो u4 है 3.5, u3 मुझे नहीं पता और मुझे पहुँचना है 3 तक। तो u3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5 को उधर लेके चले जाओगे तो -0.5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे u3 पता है तो मैं v2 निकाल सकती हूँ इजीली।
U3 है -0.5 प्लस V2 इज इक्वल टू कहाँ पे पहुँचना है, 1 पे पहुँचना है. सो -0.5 प्लस V2 इज इक्वल टू 1. तो मेरी V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5. नेक्स्ट U4 मुझे चाहिए. U4 किसकी मदद से निकल सकता है, U4 V4 का प्लस कितना होना चाहिए, 5.5. अगर V4 3.5 है प्लस U4 इज इक्वल टू 5.5 तक पहुंचना है ना. तो U4 कितना हो जाएगा, 5.5 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 2. ठीक है, तो हमने क्या किया, अब बिना एलोकेटेड सेल का पूरा कैलकुलेशन का चार्ट बनाए बिना हमने एलोकेटेड सेल की मदद से U और V की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अब क्या करना होता है, अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू देखनी होती है. तो मैं ये सारी चीज़ें अब यहाँ से हटा रही हूँ. अनएलोकेटेड सेल्स, इसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तुम एलोकेटेड सेल का यहीं पे डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अनएलोकेटेड सेल का जो अपॉर्चुनिटी लॉस है उसके लिए तुमको पूरा चार्ट बनाना इज इम्पॉर्टेंट. कैसे निकलता है, CIJ माइनस UI प्लस VJ, है ना. अनएलोकेटेड सेल हमारे पास क्या है, A2 दैट इज C12, है ना. तो यहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस C12 का मैं निकाल रही हूँ माइनस U1 प्लस V2. नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सारा एलोकेटेड है बाकी, है ना. नेक्स्ट अब आते हैं हम, अनएलोकेटेड सेल है B1, B2 एंड B4. B1, B2, B4. B है मतलब 2 है, 2 और यहाँ पे 1. नेक्स्ट 2, 2, 2, 4 इज इक्वल टू C21, C22, C24 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2 प्लस V2 एंड लास्ट माइनस U2 प्लस V4. नेक्स्ट C में अगर आप देखो तो अनएलोकेटेड है C1, C3, C1, C3. C मतलब 3, 1 मतलब 1. यहाँ C3 तो 3, 3 हो जाएगा. C31, C33 माइनस U3 प्लस V1 माइनस U3 प्लस V3. ठीक है. नेक्स्ट अब डमी हमारे पास रो आ रहा है. डमी रो में डमी प्लस डमी 1, डमी 2 एंड डमी 3. डमी 1, डमी 2 एंड डमी 3. डमी हमारा कौन सा रो है, 4th रो है. तो 4, 1, 4, 2 एंड 4, 3 इज इक्वल टू C41, C42, C43 माइनस U4 प्लस V1 माइनस U4 प्लस V2 माइनस U4 प्लस V3. ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिख लेंगे फटाफट से. अनएलोकेटेड सेल्स की क्या वैल्यू है, 1.5, 2.5, 2 और 4. 1.5, 2.5, 2, 4. मैंने पूरी कैलकुलेशन ऐसे ही की है ताकि मेरा सीक्वेंस एकदम बराबर से बैठे. तो आप भी ऐसे ही देखना कि आप उन्हीं सीक्वेंस में लिख रहे हो ताकि फटाफट से लिख पाओ. मेरे को अब वापस देखना नहीं पड़ता कि मैं कौन से सेल को रेफर कर रही हूँ, है ना. 4 के बाद 3.5, 1, 5.5, 5.5 एंड 5.5. थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे ताकि कैलकुलेशन कर पाए हम. U1 वैल्यू कितनी है, U1 की 0 प्लस V2 कितना है, V2 है 1.5. अब ना मैं चेक करते जाऊंगी साथ साथ कि U1 कहीं और भी लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है. V2 कहीं और भी लग रहा है क्या, यहाँ पे लग रहा है. तो मैं साथ साथ लिखते जाती हूँ ना, हमको बार बार नहीं देखना पड़ेगा. V2 है 1.5, V2 मुझे यहाँ पे भी चाहिए 1.5. ठीक. नेक्स्ट इसके बाद मुझे चाहिए U2. U2 इज़ -0.5, -0.5. U2 मुझे यहाँ पे भी चाहिए -0.5, U2 मुझे यहाँ पे भी चाहिए -0.5. ठीक. नेक्स्ट V1 है हमारे पास 3. V1 मुझे यहाँ पे भी चाहिए, V1 यहाँ पे भी चाहिए. बस. नेक्स्ट V1 के बाद हमको क्या चाहिए और V4.
V4 इज़ 3.5, V4 मुझे और कहीं नहीं चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद U3 कितना है, U3 इज़ -0.5, U3 यहाँ पे भी लगेगा, डन। नेक्स्ट V3 कितना है, V3 इज़ 0.5, यहाँ पे भी मुझे ये चाहिए। और लास्ट U4 कितना है, U4 इज़ 2, 2, 2, 2, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हमने डाल दी, कैलकुलेट कर लो फटाफट से। 1.5 माइनस 1.5 0, 2.5 प्लस 0.5 माइनस 3 इज 0, 2.5 माइनस 1.5 इज 1, 4.5 माइनस 3.5 इज 1, 3.5 0.5 प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज 1, 1.5 माइनस 0.5 इज 1, 5.5 माइनस 5 इज 0.5, 5.5 माइनस 3.5 इज 2, 5.5 माइनस 2.5 इज 3। अगर आप देखो तो सारी वैल्यूज 0 या पॉजिटिव हैं। इन दैट केस हमने ऑप्टिमैलिटी रीच कर ली, ऑप्टिमैलिटी रीच्ड, ठीक है। सो हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेशन की जैसे हम करते आए। पहले तो हमने प्रॉफिट मैट्रिक्स देखा, है ना, हमने प्रॉफिट मैट्रिक्स देखा, प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद m+n-1 मोर देन नंबर ऑफ एलोकेशन हो रहा था, तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना सीख लिया। आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने के बाद हम ऑप्टिमैलिटी तक पहुंच गए। अब इसकी मदद से हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, है ना। A1 में एलोकेशन हुआ है, A3 में एलोकेशन हुआ है, A4 में एलोकेशन हुआ है। और अगर आप नोटिस करो तो यहाँ A3 में जो एलोकेशन हुआ है वो एप्सिलॉन का हुआ है, और हमने क्या बोला, एप्सिलॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है, तो प्रैक्टिकली उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमने नाम के लिए ऐड किया है, ठीक है। तो इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। हम कौन सा कंसिडर करेंगे, A1 एंड A4 को कंसिडर करेंगे। मैन्युफैक्चरर है मेरे पास A1 और इसमें ड्रेस साइज है A1 एंड A4, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन हुई है B3 में, फिर C2 में, B3 C2। नेक्स्ट हमने एलोकेशन की है C4 में और D4 में, C4 और लास्ट डमी 4। एलोकेटेड क्वांटिटीज कितनी है, कितना क्वांटिटी एलोकेट हुआ है, 100, 50, 450, 250, 150, 450, 250 और लास्ट वाले में भी 50 एलोकेट किया। प्रॉफिट पर यूनिट कितना है। एक बात बताओ यार, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज लिख रखी है, ये वैल्यूज क्या है, ये लॉस की वैल्यू है, और मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट की वैल्यू निकालना है। तो बस हमने क्या किया था ना, सारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का सॉल्यूशन करने के लिए हमने प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था। लेकिन अब जो आप आंसर निकाल रहे हो ना, उसमें तो आपको मैक्सिमाइज ही करना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो अब जो वैल्यूज आप लोगे सेल की, वो वैल्यूज आपकी प्रॉफिट मैट्रिक्स से आप लोगे, ठीक है। सो मुझे चाहिए कहाँ पे एलोकेशन हुआ है, A1 में एलोकेशन हुआ है, A4 में एलोकेशन हुआ है, तो मुझे चाहिए 2.5 एंड 2, A1 A4, और नेक्स्ट B3 में हुआ है, C2 में हुआ है, तो B3 का वैल्यू कितना है, B3 है मेरे पास 5.5, C2 मेरे पास है 4.5। नेक्स्ट C4 में एलोकेशन हुआ है, डमी 4 में एलोकेशन हुआ है, C4 इज 2.5 एंड डमी का 4 इज 0, तो 2.5 एंड 0, ठीक। कैलकुलेट कर लो, 100 इंटू 2.5 इज 250, 100, 450 इंटू 5.5 इज 2475, नेक्स्ट 900, नेक्स्ट 125 एंड लास्ट इज 0। एट द एंड हमारे पास आ रहा है 3850, ये मेरा आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट।
तो अगर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल आपको कुछ मैक्सिमाइज करना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का आप मेथड इस्तेमाल करोगे और एट द एंड जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें एलोकेटेड जो आपने निकाला वो लोगे और जो आपकी प्रॉफिट की वैल्यूज़ हैं, सेल्स की वैल्यूज़ हैं, वो आप प्रॉफिट मैट्रिक्स से ही उठाओगे। ठीक है, सो इससे हमने मैक्सिमाइज कर लिया हमारे प्रॉफिट को। मूविंग फॉरवर्ड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इसकी मदद से हम समझने वाले हैं कि अगर ऑप्टिमाइजेशन में यूवी मेथड के थ्रू मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो भी सॉल्यूशन देखा उसके अंदर क्या हो रहा था कि अनएलोकेटेड सेल की सारी वैल्यू या तो पॉजिटिव आ रही थी या तो जीरो आ रही थी, तो हम ऑप्टिमैलिटी तक पहुंच जा रहे थे। लेकिन अगर ये वैल्यूज नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, वो कैलकुलेशन अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस क्वेश्चन की मदद से। द प्रोडक्ट्स ऑफ 3 प्लांट्स F1, F2, F3 हमको ट्रांसपोर्ट करना है टू 5 वेयर हाउसेज W1, W2, W3, W4, W5। आपको कैपेसिटी ऑफ प्लांट, वेयर हाउसेज की डिमांड, खर्चा कितना हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो मतलब मेरे को पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है ना। साथ साथ में डिमांड का टोटल मुझे बताया गया है 1400, है ना। सो ये इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, 1400 इधर की डिमांड है और सप्लाई आपका कितना है 1500। इन दैट केस अगर सप्लाई मेरा 1500 का है, डिमांड 1400 का है, तो कहाँ पे कम है, डिमांड में कम है। तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा जो डमी कॉलम होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 100 होगी। ठीक है, तो यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है फ्रॉम प्लांट टू द वेयर हाउसेज एट मिनिमम कॉस्ट। व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट आपको बतानी है। इज देयर एनी सरप्लस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, क्या कोई सरप्लस कैपेसिटी बच रही है क्या। इफ सो इन विच प्लांट शुड वी एसोसिएट दैट सरप्लस कैपेसिटी, अगर कोई सरप्लस कैपेसिटी बच रही है तो वो कहाँ जानी चाहिए। क्या इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का अल्टरनेट भी हो सकता है, क्या आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमें फिजिबल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट से सॉल्व कर लो। अब 0, 54 डिफरेंस कितना है 54। नेक्स्ट 0, 54, 54, 0, 52, 58 minus 66 is 8, 56 minus 64 is 8, 54, 52, 2, 6 एंड लास्ट 0। अब यहाँ पे मेरे पास 54, 54 दो वैल्यूज़ आ रही है। मैं कोई भी एक 54 को सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि किस में ज़्यादा एलोकेशन हो रहा है ना। मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100, 400, कितना एलोकेट कर पाऊंगी मैक्सिमम 100। इस सिचुएशन में भी 0 है, यहाँ पे कितना मैक्सिमम आप एलोकेट कर पाओगे 100। तो एज दोनों में एलोकेशन 100 का ही हो रहा है ना, तो आप कोई भी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। हम अभी ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला 54। ठीक, मैं यहाँ पे कितना एलोकेट कर पा रही हूँ 100 एलोकेट हो रहा है, तो बचा कितना 400। ये वाली वैल्यू सारी कट जाएंगी। नेक्स्ट, अब डिफरेंस 54 माइनस 56 इज 2, 58, 54 4 का डिफरेंस है, 52 एंड 60 8 का डिफरेंस है। यहाँ 8, 8, 2, 2, 6, 0। अब मेरे पास 3 जगह 8 आ रहा है, 3 जगह 8 आ रहा है, हम कहाँ एलोकेशन करें तो चेक करना पड़ेगा। 8 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 52, मैं यहाँ 240 या 600 240 एलोकेट कर पाऊँगी, है ना। ये अभी हम अलग अलग सिचुएशन देख रहे हैं कि कितना एलोकेशन हो रहा है ना। फर्स्ट 8 वाली सिचुएशन में मैं 240 एलोकेट कर पा रही हूँ। इस वाले 8 को अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो मेरे को 58 में एलोकेशन करना पड़ेगा। कितना एलोकेशन होगा यहाँ पे 200, 400, मैं सिर्फ 200 यहाँ पे एलोकेट कर पाऊँगी। अगर मैं ये वाला 8 सिलेक्ट करूँ तो मैं 56 में एलोकेशन कर रही होंगी, कितना होगा 280, 400, मैं यहाँ पे 280 एलोकेट कर पाऊँगी। तो हम ये वाला 8 को सिलेक्ट करेंगे एज इसमें आपका सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो रहा है। ठीक, सो इसको हमने सेलेक्ट किया, 280 हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे, ये वैल्यू पूरी कट गई। 400 माइनस 280 इज़ 120, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ कट गई। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 54 माइनस 62 इज़ 8, 58 माइनस 54 इज़ 4, नेक्स्ट 52 माइनस 60 इज़ 8, इधर हमारे पास 8 आ रहा है, 2, 2, 6।
अब फिर से हमारे पास 3 जगह 8 आ गया। फिर से देखो कि कहाँ कितना एलोकेशन हो रहा है। इस वाले 8 में मैं 240 120 मैं मैक्सिमम 120 एलोकेट कर पाऊँगी। इस वाले 8 में मैं 240 एलोकेट कर पाऊँगी। इस वाले 8 में अगर मैं एलोकेशन करती हूँ तो 200 कर पाऊँगी। बेटर कौन सी सिचुएशन है? ये वाला। यहाँ पे 240 का एलोकेशन हो रहा है, ये पूरा कट गया। इधर मेरे पास कितना बचा? 360। ठीक, एज 240 कट गया तो ये सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी। फिर से हम पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे। 62 माइनस 68 इज़ 6, 58 माइनस 54 इज़ 4, इधर 0, नेक्स्ट 8, 0 0 2 एंड 6, इधर 0। तो अब मेरे पास ये वाला 8 आ रहा है, यहाँ पे हम एलोकेशन करेंगे। 58 200 एलोकेट होगा, ये 200 कट गया, इधर मेरे पास 200 बचा। ठीक, ये सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी। 62 माइनस 68 इज 6, 4 0, यहाँ पे 2 और 6, दो जगह मेरे पास 6 आ रहे हैं, यहाँ और यहाँ। मिनिमम कहाँ है देखो, मीन्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा एलोकेशन कर सकते हो वो देखो। यहाँ 120 में एलोकेट कर सकती हूँ। अगर मैं ये वाला पार्ट सेलेक्ट करूँ तो ये वाला आ रहा है ना। ठीक है, हमारा ये 6 कुछ ज़्यादा ही खिसक गया है भाई, पहले इसको ठीक कर लेते हैं हम। 6 6 6 6, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला 6 सिलेक्ट करके अब अगर हम एलोकेशन करते हैं तो मैक्सिमम 120 कर पाएंगे। ये वाला 6 सिलेक्ट करके अगर हम एलोकेशन करते हैं तो मैक्सिमम 200 कर पाएंगे। तो बेटर कौन सी सिचुएशन है? 200 एलोकेट करना, है ना। सो ये 6 हमने सेलेक्ट किया, 200 यहाँ एलोकेट किया, ये 200 कटा, यहाँ बचा 120। एज ये 200 कट गया तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी। ठीक, 62 माइनस 68 कितना आ रहा है? 6। ये वाली वैल्यूज़ कट चुकी हैं। 60 माइनस 60 0 हो चुका है। 62 माइनस 60 इज़ 2 एंड 60 माइनस 68 इज़ 8। तो 8 मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें हम एलोकेट करेंगे। कितना एलोकेशन होगा? ये वाली पार्ट पे होगा 120, ये 120 कट गया। 360 माइनस 120 इज़ 240। 240 हमारे पास यहाँ पे बचा। एज ये 120 कट गया तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी। एट लास्ट मेरे पास क्या बचा? ये 60 और ये 62। ये 60 में मैं कितना एलोकेट कर सकती हूँ? मैक्सिमम 240। तो 240 हमने एलोकेट कर दिया, इधर बचा 120। 120 आप यहाँ पे एलोकेट कर दोगे और ये सारी की सारी वैल्यूज़ कट गई। ठीक, सारा एलोकेशन हमने कर दिया। चेक करो m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 कितनी वैल्यूज़ हैं? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। सो 3 प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आना चाहिए। नंबर ऑफ एलोकेशंस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस भी मेरे पास 8 हैं। एज नंबर ऑफ एलोकेशन और m प्लस n माइनस 1 सेम है तो मुझे बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन मिल गया। मुझे डीजेनरेसी पे जाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। नॉट डीजेनरेट तो आप डायरेक्ट कहाँ पे जा सकते हो? ऑप्टिमाइजेशन पे, है ना। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है? यूवी मेथड का हेल्प लेना पड़ता है। यूवी मेथड के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे पूरा चार्ट ड्रॉ कर लेंगे वापस से और सारी एलोकेटेड वैल्यूज़ को लिख लेंगे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अब u और v की वैल्यूज़ हमको कैलकुलेट करनी है। u1 u2 u3, v1 v2 v3 v4 v5 एंड v6। ठीक है, u1 हम 0 लेते हैं और इसके बाद कैलकुलेशन चालू करते हैं। किसकी मदद से कैलकुलेशन होती है? एलोकेटेड सेल्स की मदद से। तो u1 प्लस v2 इज इक्वल टू 56 होना चाहिए। u1 प्लस v2 इज इक्वल टू 56। जहाँ अगर u1 0 है तो v2 कितना हो जाएगा? v2 इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। नेक्स्ट, u1 0 है, v4 हमें नहीं पता, हमें कहाँ तक पहुँचना है? 62 तक। u1 0, v4 नहीं पता, 62 तक पहुँचना है तो v4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 62। नेक्स्ट u2 v1 हम अभी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। u2 v5 भी अभी नहीं कैलकुलेट होगा। u2 v6 भी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ नहीं पता है। u3 v3 निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल पाएंगे। u3 v4 निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि v4 मुझे पता है 62। तो u3 प्लस v4 इज इक्वल टू हमको कहाँ तक पहुँचना है? 60 तक पहुँचना है।
V4 कितना है, 62 है, इज इक्वल टू 60। तो क्या मैं इसकी मदद से U3 की वैल्यू निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। U3 हो जाएगा -2। ठीक, नेक्स्ट U3 -2 है, तो क्या मैं इसकी मदद से V3 निकाल सकती हूँ? आंसर इज यस। हमें 52 तक पहुँचना है, U3 -2 है, V3 हमें नहीं पता, 52 तक पहुँचना है, तो V3 कितना हो जाएगा, 54। नेक्स्ट U3 V5 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे को 60 तक पहुँचना है, U3 है -2 प्लस V5 मुझे नहीं पता, तो V5 कितना हो जाएगा, -2 उधर जाएगा, हमारे पास 62 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट U3 V5 हो गया, U3 V4 हो गया, U3 V3 हो गया। नेक्स्ट V5 की मदद से मैं U2 कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना। मुझे पहुँचना है 54 तक, V5 मुझे दिया हुआ है 62 प्लस U2 मुझे नहीं पता, तो U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 को उधर लेके जाओगे, 54 - 62 इज -8। ठीक, नेक्स्ट V1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, -8 प्लस V1 इज इक्वल टू 58। तो -8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 58 + 8 दैट इज इक्वल टू 66। तो यहाँ पे मेरी V1 की वैल्यू हो गई 66। ठीक, मेरे पास V6 भी अभी बच गया है। V1 अगर मीन्स U2 अगर -8 है, मेरे को V6 की वैल्यू निकालनी है और पहुँचना कितने तक है, 0 तक। तो -8 प्लस V6 इज इक्वल टू 0। V6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। डन। अब चेक करते हैं कि हम अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू पे नॉन नेगेटिव वैल्यू लेके आ पा रहे हैं कि नहीं। अनएलोकेटेड सेल हमारे पास क्या है, F1 W1, F1 W3, F1 W5, F1 डमी, F2 W2, F2 W3, F2 W4, F3 W1, थोड़ी जगह चाहिए हमें, F3 W2 एंड लास्ट F3 डमी। ठीक, इनकी वैल्यू कैसे निकालनी होती है, अपॉर्चुनिटी लॉस निकालना पड़ता है, इज इक्वल टू CIJ - UI + VJ। सो 11 इज इक्वल टू C11 - U1 + V1, 13 इज इक्वल टू C13 - U1 + V3, 15 C15 - U1 + V5। डमी कौन सा वाला कॉलम है, 6th कॉलम है, सो 16 इज इक्वल टू C16 U1 + V6, 22 C22 - U2 + V2, 23 C23 - U2 + V3, 24 C24 U2 + V4। सेम वे में हम आगे की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करो फटाफट से। अनएलोकेटेड सेल का कितना हमको वैल्यू दिया हुआ है, 74, 54, 68 एंड 0। 64, 62, 58, 66, 70 एंड 0। थोड़ी यहाँ पे जगह बनाते हैं और आगे की कैलकुलेशन करते हैं। U1 हमारे पास है 0, जहाँ जहाँ U1 लिखा है उसकी वैल्यू हम लिख देंगे। नेक्स्ट U2 देखते हैं, U2 कितना है, -8। U2 जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ लिख दो, -8। U3 कितना है, -2, हर एक जगह लिख दो।
V1 is 66, next V2 is 56, V3 is 54, V4 is 62, V5 is 62, V5 चाहिए क्या कहीं? नेक्स्ट V6 is 8, डन। अब कैलकुलेशन करो फटाफट। 74 minus 66 is 8, 54 minus 54 is 0, इधर हमारे पास 6 आ रहा है, इधर -8 आ रहा है। नेक्स्ट 64 plus 8 minus 56 is 16, नेक्स्ट 62 plus 8 minus 54, 62 plus 8 minus 54 is 16, 58 plus 8 minus 62, 58 plus 8 minus 62 is 4, 68 minus 66 is 2, 72 minus 56 is 16, and last plus 2 minus 8 is minus 6, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो अब मेरे पास नॉन नेगेटिव वैल्यूज आ रही है ना। हमको चाहिए क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है कि भाई नॉन नेगेटिव वैल्यूज आए, मतलब 0 या उसके पॉजिटिव वैल्यूज आए, लेकिन यहाँ पे तो नॉन नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं। इन दैट केस हमने ऑप्टिमैलिटी रीच की क्या? ऑप्टिमैलिटी हमने रीच नहीं की। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब हमको लूप फॉर्म करना पड़ेगा। लूप कैसे फॉर्म होता है हमने डीजेनरेसी के अंदर देख लिया है ना। डीजेनरेसी के अंदर जब आर्टिफिशियल वेरिएबल डालना था तो लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आपका लूप फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आगे की कैलकुलेशन करके देख पाओगे कि ऑप्टिमैलिटी तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे। नाउ फॉर लूप फॉर्मेशन, हम ऑप्टिमैलिटी के लिए लूप फॉर्म करना चाहते हैं। ये लूप फॉर्मेशन चालू होता है हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू से। हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? -8। तो यहाँ से हम चालू करेंगे अपना लूप फॉर्मेशन। ये कौन से सेल में आ रहा है? ये आ रहा है हमारे F1 और डमी वाले कॉलम पे, है ना। सो F1 डमी, इसके अंदर आप लूप फॉर्मेशन चेक करोगे। सो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आप कहाँ जा सकते हो? सिर्फ और सिर्फ एलोकेटेड सेल्स के बीच में आप घूम सकते हो, है ना। सो मैं यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ, यहाँ से यहाँ भी जा सकती हूँ, यहाँ से यहाँ भी जा सकती हूँ, फिर यहाँ से मैं ऐसा जा सकती हूँ, पर इसके आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरा तरीका क्या होगा? यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, लेकिन इसके आगे मैं नहीं बढ़ पाऊँगी, मेरे को तो लूप फॉर्म करना है यहाँ पे, है ना। यहाँ से मैं यहाँ जा सकती हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी लूप फॉर्म नहीं होगा। यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ और फिर उसके बाद आओ, तो हमारा लूप फॉर्म हो रहा है ना। लूप फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पहुँचना चाहिए। तो हम इस सिचुएशन में पहुँच रहे हैं, तो ये लूप फॉर्मेशन को हम ड्रॉ कर लेंगे। जो लाइन से पूरी बराबर सीधी सीधी ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। भले यहाँ पे मेरा ऐसा ड्रॉ हो गया, पर आपका सीधा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा लूप फॉर्मेशन में हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ही चाहिए, ठीक। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या करना होता है पता है? जहाँ से आपने शुरुआत किया उसको आप पॉजिटिव साइन डालोगे, उसके बाद वाले को नेगेटिव साइन डालोगे, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। अब इस वाले सेल को छोड़ के बाकी सारे तो एलोकेटेड सेल्स है ना। एलोकेटेड सेल्स में जहाँ जहाँ माइनस वैल्यू आपने डाली है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन सब में जो एलोकेशन हुई है उस एलोकेशन की मिनिमम वैल्यू देखनी है। किसमें सबसे कम एलोकेशन हुआ है? 100 सबसे कम है ना। अब ये 100 को आप जिस वैल्यू में माइनस डला हुआ है उनसे माइनस करोगे, जिस वैल्यू में प्लस डला हुआ है उनसे प्लस करोगे, और बाकी सारे सेल्स की वैल्यूज को वैसा का वैसा लिख दोगे, ठीक है। तो हम यही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। वापस से आप ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का पूरा ये ड्रॉ करोगे। अब सेल्स की वैल्यू हम लिखेंगे। पहले जो चेंज नहीं हो रहे हैं उनको लिख लेते हैं। 280, 200, 240,
280, 200 एंड लास्ट 240। अब जिन वैल्यूज़ में चेंजेस आए हैं वो हम देखेंगे। कौन सी वैल्यू को माइनस करना है? 100 को माइनस करना है। किन से माइनस करना है? जहाँ पे माइनस का साइन डला हुआ है ना। तो 120 माइनस 100 करूँगी, कितनी वैल्यू आएगी? 20 आएगी। किस पे आ रही है? 62 पे। नेक्स्ट माइनस है हमारे पास यहाँ पे 120 माइनस 100 करोगे, कितना वैल्यू आएगा? फिर से 20 आएगा 60 वाले एलोकेशन पे। नेक्स्ट कहाँ पे माइनस है? यहाँ पे माइनस है। तो 100 माइनस 100 करूँगी, एट लास्ट ये वाले सेल में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ज़ीरो आ गया। ज़ीरो मतलब कोई भी वैल्यू एलोकेटेड नहीं है। अब इसके बाद जहाँ जहाँ पे प्लस डला हुआ है ना, वहाँ पे ये 100 को आपको प्लस करना है ना। सो 100 मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं थी तो ये 100 हो जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे 200 है, 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 300। यहाँ पे 240 है, 240 प्लस 100 340 हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया वापस से समझते हैं। हमने पहले लूप फॉर्म किया। लूप किससे फॉर्म करना चालू किया? मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखी हमने क्या है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू -8 थी। कौन से सेल में आ रही थी? F1 डमी वाले सेल पे आ रही थी। तो F1 डमी से हमने चालू किया और लूप फॉर्मेशन देखा कि कहाँ पे लूप फॉर्म हो रहा है। लूप फॉर्मेशन के बाद प्लस और माइनस असाइन किया। प्लस किस में असाइन करोगे? सबसे पहला जहाँ से आपने शुरुआत की थी, तो यहाँ पे प्लस असाइन किया। फिर अल्टरनेटिवली प्लस माइनस ऐसे असाइन करते जाओगे। माइनस वाले सेल्स में से सबसे ज़्यादा माइनस की जो छोटी वैल्यू होगी एलोकेटेड वाली, वो एलोकेटेड वैल्यू को लेके जहाँ जहाँ माइनस का साइन है वहाँ वहाँ माइनस कर दोगे, जहाँ जहाँ प्लस का साइन है वहाँ वहाँ प्लस कर दोगे। ये करने के बाद हमारे पास एक नया इटरेशन आया है ना। अब इसमें हम u और v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि भाई ये इटरेशन में हमने ऑप्टिमाइजेशन अचीव किया कि नहीं। ठीक, सो u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4, v5, v6। यहाँ पे u1 की वैल्यू 0 लेंगे हम। 0 लोगे तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56। नेक्स्ट u1 0 है, v4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 62। नेक्स्ट u1 0 है, हमको 0 तक पहुँचना है तो v6 कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट इसके बाद मैं यहाँ पे u2 के कोई भी वैल्यूज़ नहीं निकाल सकती क्योंकि मेरे को u2 v1 भी नहीं पता, u2 v5 भी नहीं पता। तो हम u3 में जाएंगे। u3 में हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 62 प्लस u3 60 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे u3 कितना हो गया? -2। -2 प्लस v3 52 होना चाहिए। तो v3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54। -2 प्लस v5 60 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? 62। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास u2 का कैलकुलेशन बच गया। तो 62 और u2 54 होना चाहिए। तो 62 माइनस 54 करोगे, 8 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, -8 वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब मेरे पास v1 बस बच गया है। -8 प्लस v1 58 तक हमको पहुँचना है ना। सो 58 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 66। u और v की सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद मुझे चाहिए अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू। अनएलोकेटेड सेल्स का मुझे अपॉर्चुनिटी लॉस निकाल के देखना है। i j इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट करना आता है आपको, है ना। तो अब आप अभी खुद जाके इसको कैलकुलेट करोगे और मैं इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक, अब अगर आप देखो तो हमारी जो सारी वैल्यूज हैं वो या तो 0 है या तो पॉजिटिव है। इन दैट केस हमने ऑप्टिमैलिटी रीच कर ली। अब ऑप्टिमैलिटी रीच हो गई तो देखना पड़ेगा ना कि भाई कितना खर्चा हो रहा है ऑप्टिमम सिचुएशन में, तो उसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। जहाँ जहाँ एलोकेटेड है वो सारे प्लांट्स लिखोगे, वो सारे वेयर हाउसेज लिखोगे। तो मतलब वो सेल को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, उनकी क्वांटिटीज़ लिखना है, मतलब एलोकेशन लिखना है, और कॉस्ट पर यूनिट लिखना है, मतलब सेल की वैल्यू लिखनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप टोटल खर्चा निकाल सकते हो, जो आ रहा है 78,800। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि मिनिमम कॉस्ट निकालो, हमने निकाल लिया। कितना है मिनिमम कॉस्ट? 78,800। इसके बाद बोला जा रहा है कि क्या कहीं सरप्लस कैपेसिटी बच रही है क्या?
इफ सो इन विच प्लांट शुड वी एसोसिएट दैट सरप्लस कैपेसिटी, किस पर्टिकुलर एरिया में सरप्लस कैपेसिटी है। तो देखो यार, जहाँ पे तुम डमी एलोकेशन करते हो ना वहाँ सरप्लस कैपेसिटी होती है, क्योंकि भाई डमी तो एक्चुअल में है ही नहीं ना, डमी तो हमने सिर्फ ऐसे ही मान लिया ताकि हमारा जो सप्लाई है या डिमांड है वो पूरा इक्वल आ सके, लेकिन डमी एक्चुअल में तो नहीं है, इसलिए डमी वाला हमारा सरप्लस बन जाएगा। तो F1 में जो W6 दिख रहा है, W6 इज आर डमी, क्योंकि हमारे पास 6th कॉलम डमी ही है। ठीक, ये डमी वाले कॉलम की वजह से मेरे वेयरहाउस F1 में कितना कैपेसिटी बच रहा है, 100 कैपेसिटी बच रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि भाई हमारी जो सरप्लस कैपेसिटी है वो F1 में आ रही है, कितनी आ रही है, 100 यूनिट्स की आ रही है। नेक्स्ट, इज देयर एनी अल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव्ड, जो हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव किया है उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है क्या, पूछा जा रहा है। अल्टरनेट सॉल्यूशन कब होता है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास जिस सिचुएशन में ऑप्टिमैलिटी आई है ना, इस सिचुएशन में अगर कहीं भी जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता है, जहाँ पे आपका सेम आंसर आएगा जैसा अभी आया ना 78,800, वही सेम आंसर आएगा लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, सो एज जीरो है, जीरो किस में है, F1W3 में है। तो F1W3 से अब आप लूप बनाना चालू करोगे और एक अल्टरनेट सॉल्यूशन लेके आओगे। अल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है अब हम वो देख रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हटा दो, हमको रो पेनाल्टी, कॉलम पेनाल्टी ये सब नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम सारे एलोकेशंस की वैल्यू लिख लेंगे बस यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ ना, यही वाला टेबल उठा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी एलोकेशंस दी हुई है हमको। यहीं पे ऐड करते हैं एक पेज, ताकि साथ साथ कंपेयर करके देख पाए, है ना। अब हमको कौन सा वाला सेल मिला था, F1W3, एज यहाँ पे जीरो है तो यहाँ से अब आप लूप फॉर्मेशन चालू करोगे। लूप कैसे फॉर्म हो सकता है, या तो मैं यहाँ से यहाँ चले जाऊँ पर इसके आगे नहीं जा पाऊँगी, यहाँ से यहाँ जाके फिर मैं ऐसा जाके ऐसा और ऐसा आ सकती हूँ, है ना। ये लूप फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये लूप को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब जिस सेल से आपने चालू किया था दैट इज F1W3, यहाँ पॉजिटिव साइन दोगे, नेक्स्ट वाले में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू क्या है, 20, तो 20 से मैं माइनस वाली जगह पे माइनस करूँगी और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस करते जाऊँगी, है ना। सो यहीं पे नेक्स्ट अल्टरनेटिव हम ड्रॉ करते हैं। ये जो भी सेल्स हमारे लूप में आ रहे हैं उनकी वैल्यू बस चेंज होगी, ओके। सो उनको बस हमको हटाने की ज़रूरत है, उसको बस चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक, लूप के अंदर हमारे पास यही 4 सेल्स आ रहे हैं। तो 54 में एज प्लस का साइन है तो मैं कितना प्लस करूँगी, 20 प्लस करूँगी। 62 वाले में 20 ही माइनस करना है, तो 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 0। तो 62 के सामने कुछ नहीं आ रहा। 240 में से 20 माइनस करूँगी तो कितना आ रहा है, 220। एंड लास्ट 340 में 20 प्लस करोगे तो कितना आ रहा है, 320। तो ये बन गया मेरा नेक्स्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। इसका भी अगर आप खर्चा कैलकुलेट करोगे ना, इट्स गोइंग टू कम 78,800, जो हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है। कैसे निकाल सकते हैं हम, 280 इंटू 56 प्लस 20 इंटू 54 प्लस 100 इंटू 0 प्लस 200 इंटू 58 प्लस 300 इंटू 54, 220 इंटू 52 प्लस 320 इंटू 60 प्लस 20 इंटू 60। टोटल करके देखो, टोटल इज 78,800। तो एट द एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कब अराइज होता है, जब आपके पास जीरो हो। ठीक है, तो हमने 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए और हमने हर एक पार्ट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन मॉडल खत्म किया। सबसे पहले हमने क्या देखा,
हम ना एक काम करते हैं, पूरा प्रॉपर रिविजन करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स कहाँ के फॉलो किए, है ना। अब जो मैं आपको स्टेप दिखा रही हूँ, ये स्टेप्स को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने जितनी भी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई अभी तक, वो सब यहाँ पे इन शॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन हम सबसे पहले निकालते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालने के। इसके बाद हम चेक करते हैं कि भाई m + n-1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल हो रहा है कि m + n-1 मोर देन नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल है। अगर इक्वल है तो डायरेक्टली मैं ऑप्टिमाइजेशन पे जा सकती हूँ। अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में मुझे मेरा डीजेनरेट सॉल्यूशन आ रहा है। डीजेनरेट सॉल्यूशन के केस में आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ता है। कौन से सेल पे ऐड करते हो? लीस्ट वैल्यूड अनएलोकेटेड सेल्स पे ऐड करते हो। वही लीस्ट वैल्यूड अनएलोकेटेड सेल में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे जहाँ पे क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ताकि हम m + n-1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन पे पहुँच पाएँ। अब दोनों सिचुएशन पे मैं m + n-1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ। अब इसके बाद हम ऑप्टिमाइजेशन पे जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है यूवी मेथड के थ्रू। यूवी मेथड के अंदर आपको पहले ui और vj की वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैसे निकालते हो? Cij इज इक्वल टू ui + vj ऑफ एलोकेटेड सेल्स की मदद से आप ui और vj की वैल्यू निकालते हो। इसके बाद आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो अनएलोकेटेड सेल्स का। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू Cij - ui + vj। किसके लिए कैलकुलेट होता है? अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। इससे जो वैल्यू आती है उसको हम चेक करते हैं कि भाई ये नॉन नेगेटिव तो नहीं है। नॉन नेगेटिव मतलब 0 या पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नॉन नेगेटिव है तो बहुत बढ़िया, तुमने ऑप्टिमैलिटी रीच कर ली, जो तुम्हारा कॉस्ट आ रहा है वो मिनिमम होगा। अगर ऑप्टिमल नॉन नेगेटिव नहीं है मतलब आपकी कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इन दैट केस आपको क्लोज्ड लूप फॉर्म करना पड़ता है। क्लोज्ड लूप किससे फॉर्म करोगे? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल जहाँ पे हाईएस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू आई है। इस सेल से आपको स्टार्ट करना होता है और लूप का फॉर्मेशन करना होता है। जिस पर्टिकुलर एरिया से आपने लूप का स्टार्ट किया है वहाँ पे प्लस का साइन डालोगे और अल्टरनेटिवली आप माइनस+ का साइन डालते जाओ। फिर माइनस वालों में जो भी सबसे कम वैल्यू होगी उसको आप बाकी सारी वैल्यूज जहाँ पे माइनस का साइन डला हुआ है वहाँ से माइनस करोगे, जहाँ पे प्लस का साइन डला हुआ है वहाँ से प्लस करोगे। फिर आपके पास एक इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन आ जाता है। इस इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन में आपको यूवी मेथड वापस से अप्लाई करके u और v की वैल्यू निकाल के फिर से चेक करना होता है कि भाई हमारा जो एलोकेशन आ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, वो नॉन नेगेटिव है कि नहीं। नॉन नेगेटिव है, बहुत बढ़िया। फिर से नेगेटिव आ गया, फिर से इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन लेके आओगे आप ये +- वाला लूप फॉर्म करके, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक आप ऑप्टिमैलिटी पूरा रीच नहीं करते, ठीक। तो इसकी मदद से हमने पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल खत्म किया। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।